सॉल्विंग स्टैंडर्ड एसएचएम, स्टैंडर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन को सॉल्व करना। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? जब फोर्स माइनस के एक्स है, और फोर्स माइनस के एक्स है मतलब एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक्सीलरेशन माइनस के एक्स डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस के बाय एम एक्स, और इसी को हम लिख रहे हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो स्टैंडर्ड एसएचएम ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। तो अगर इस तरह की इक्वेशन है तो हम उसे स्टैंडर्ड एसएचएम कहते हैं, और इसका सॉल्यूशन आएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब जरा देखिए यहां पे ये दो पैरामीटर्स हैं, ओमेगा गिवन है, ओमेगा इस इक्वेशन में ही मिल जाएगा, पैरामीटर ए और फाई है। तो रियलिटी ये है कि ये तो एक फैमिली आ गई एक्स की टाइम के साथ जिसके दो पैरामीटर हैं। इस फैमिली का अगर पर्टिकुलर मेंबर चाहिए या सॉल्यूशन चाहिए तो वी नीड टू कंडीशंस। हमें दो कंडीशन चाहिए, एक कंडीशन एम्पलीट्यूड निकालने के लिए होगी और एक कंडीशन फेज निकालने के लिए होगी। तो दो कंडीशन आपको गिवन होंगी तब जाके ये आंसर मिलेगा। ए क्या है? एक्स की मैक्सिमम वैल्यू। फाई क्या है? इनिशियल फेज। तो इसका सॉल्यूशन तब मिलेगा जब आपको दो कंडीशन गिवन होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9x। ठीक है, ये लिखा है, इफ एम्पलीट्यूड इज 6 मीटर एंड एट x इक्वल टू t इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 मीटर एंड मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन। ये था। तो हमें दो इंफॉर्मेशन चाहिए थी, एक इंफॉर्मेशन हमें ये मिल चुकी है। तो x इज इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड कितना है 6, साइन ओमेगा कितना है 3, ओमेगा √9, ओमेगा आ गया 3। अब क्वेश्चन में हमें फाई चाहिए। फाई के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है कि t इक्वल टू 0 रखने पे x की वैल्यू 3 है। तो या तो मैं इसी में छाप दूं 6 साइन फाई, तो साइन फाई की वैल्यू 3/6 1/2, लेकिन साइन फाई की वैल्यू 1/2 तो दो बार होगी, क्योंकि साइन की वैल्यू, ये साइन का ग्राफ है, साइन फाई की वैल्यू 1/2 हाइट दो बार अटेन करेगा। तो इस 1/2 में कौन सी वैल्यू है? एक बार π/6 आएगा, एक बार 5π/6 होगा। इनमें से कौन सा एंगल है उसके लिए यहां से पता चलेगा, मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन। अब जरा सोचिए, एक्स और टी का ग्राफ है, मतलब पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ऐसा, तो ये 1/2 है, एक बार जाते समय 1/2 है, एक बार आते समय 1/2 है। तो कौन सा वाला 1/2 है? मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब आते समय वाला 1/2। आते समय वाला 1/2 मतलब एक्स की वैल्यू गिर रही है। तो दरअसल ये जाते समय वाला 1/2, ये आते समय देखिए ऐसे गया इधर आया। तो जाते समय का 1/2, आते समय का 1/2। हमें आने वाला 1/2 चाहिए, मतलब ये एंगल चाहिए, मतलब ये कौन सा है 5π/6। तो जो दो वैल्यूज थी उनमें से कौन सा है 5π/6। तो सॉल्यूशन आ गया 6 साइन 3t प्लस 5π/6। मतलब t इक्वल टू 0 छापने पे हमें फाई मिल गया। और खास बात ये देखिए, फाई की दो वैल्यू हो सकती थी, उन दो में से कौन सी है वो हमने ये देख लिया, एक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है। एक वैल्यू पे एक्स इंक्रीजिंग था, एक वैल्यू पे एक्स डिक्रीजिंग था, तो हमें dx/dt के साइन की जरूरत पड़ी। और सही बात है, एक ही पोजीशन पे पार्टिकल एक बार दूर जा रहा होगा, एक बार पास आ रहा होगा। तो दूर जाने वाला प्लस π/6 है, पास आने वाला प्लस 5π/6 है। तो ये हमारा इक्वेशन। तो फील करिए इसमें एम्पलीट्यूड की इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन। अब हो सकता है एम्पलीट्यूड की इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली दी है। एग्जांपल 2 देखिए। तो ये हम ग्राफ भी बना चुके हैं और ग्राफ इसका ये हो गया।
ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 3 है, तो टी में π/3 का चेंज करने पे पाई का चेंज आएगा, तो ये लेंथ π/3 है। और दूसरा क्या है, x की वैल्यू 3 है, मैक्सिमम x की वैल्यू 6 है, ये x की वैल्यू 6 है। ये x और t का ग्राफ है। एग्जाम्पल 2, ये इसकी मीन पोजीशन है, k की वैल्यू मान लीजिए 16 न्यूटन पर मीटर, मास की वैल्यू 2 किलोग्राम, इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड दाएं तरफ। अब हमें इसकी इक्वेशन लिखनी होती, और ये लेंथ भी मैं देता हूं, लेट इट बी 2 मीटर। अब जरा समझिए, इस इंस्टेंट पे ना तो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे है, ना पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे। कैसे पता चला? अगर मीन पोजीशन पे होता तो नेचुरल लेंथ पे होता, एक्सट्रीम पे होता तो वेलोसिटी 0 होती, मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। तो हमें चाहिए कि जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, मतलब एम्पलीट्यूड ए पे, तो ये रुक चुका होगा। अब हमें एम्पलीट्यूड ए चाहिए, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका हाफ kx स्क्वायर इस समय का, हाफ mv स्क्वायर इस समय का, प्योरली पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया हाफ k स्क्वायर। दिस इज हाउ टू फाइंड एम्पलीट्यूड। पोटेंशियल और काइनेटिक का समेशन प्योर पोटेंशियल के बराबर है, सिंस काइनेटिक इज 0, तो k कितना है 16, x की वैल्यू इस समय 2 स्क्वायर, हाफ m, v की वैल्यू 4 स्क्वायर, हाफ 16 a स्क्वायर। हाफ उड़ा दिए सबके, 16 इंटू 4 64, 16 और 2 32, 16 a स्क्वायर, 16 का 4 टाइम्स 2 टाइम्स, एम्पलीट्यूड आ गया √6 मीटर। मतलब ये यहां से √6 आ गया और √6 पीछे जाएगा। ये इसके ऑक्सीलेशन हो गए। एम्पलीट्यूड मिल चुका है। ओमेगा तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई √m/k, तो ओमेगा √k/m, k कितना है 16, m कितना है 2, इट इज √8 पर सेकेंड। ओमेगा आ गया √8। तो अब हमें इक्वेशन लिखनी थी, तो इक्वेशन आती हमारी a sin ओमेगा t प्लस फाई, मैंने मीन पोजीशन को ही ओरिजिन माना है, तो एम्पलीट्यूड कितना आया √6 साइन √8t प्लस फाई, ये इंफॉर्मेशन। लेकिन फाई इज येट टू बी फाउंड, तो t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 2 है। और अब हम क्या करते हैं कि इस ग्राफ में ही सोच लेते हैं कि इस ग्राफ में हमारी हाइट कितनी है √6, लेकिन हम इनिशियली √6 पे नहीं है, इनिशियली x इक्वल टू 2 पे है। ये xt ग्राफ बना रहे हैं, तो x इक्वल टू 2 यहां भी हो सकता है, x इक्वल टू 2 यहां भी हो सकता है, लेकिन इनमें से कौन सा वाला x इक्वल टू 2 है जिसमें x की वैल्यू बढ़ रही है? सोचो, आगे जा रहा है, मतलब हमारा ग्राफ यहां से पास हो रहा है, और यही इक्विवेलेंट एंगल हमारा फेज है। और ये फेज तो हमें सीधे सीधे आता है साइन इनवर्स 2/√6। बस हो गया, फाई की वैल्यू मिल गई, √6 साइन √8t प्लस साइन इनवर्स 2/√6। ये इसकी इक्वेशन आ गई। इस तरीका क्या है? वी आर यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू फाइंड एम्पलीट्यूड। वंस वी गेट एम्पलीट्यूड, वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा, देयर इज जस्ट वन अननोन फाई। तो वी हैव एम्पलीट्यूड, वी हैव ओमेगा, अब हमें फाई चाहिए। तो सिंपली हमने क्या किया कि t इक्वल टू 0 पे देखा कि ये कहां है, तो हमने ग्राफ इमेजिन कर लिया। अब t इक्वल टू 0 पे ग्राफ में x की वैल्यू 2 यूनिट थी, 2 ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। फिगर में समझ में आ रहा है कि 2 बढ़ रहा है, तो ये वाला है, मतलब फेज हमारा ये वाला है, और ये साइन इनवर्स 2/√6 है। और शायद समझ गए होंगे कि सिर्फ ये दिया होता ऐसा, अगर ये वेलोसिटी पलट देते तो इस इक्वेशन पे तो फर्क नहीं पड़ना था, स्क्वायर आ रहे हैं, यहां तक कोई फर्क नहीं पड़ता,
बस अंतर ये आ जाता कि x की वैल्यू ये 2 वाली कम हो रही है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट इधर आ जाता और ये इधर आता, तो अब फेज हमारा ये हो जाता और ये आता पाई माइनस साइन इनवर्स 2/√6। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन स्प्रिंग मास सिस्टम में कैसे सॉल्व हो रही है। मीन पोजीशन को हम x = 0 मान रहे हैं, मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में इसकी मोशन की बात कर रहे हैं, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं तो एम्पलीट्यूड मिल जाता है, ओमेगा इक्वेशन के अंदर ही होता है ये, और फाई निकालने के लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ता है, या फाई निकालने के लिए आप ऐसे भी सोच सकते थे कि t = 0 पे x की वैल्यू 2 है, तो 2 = √6 sin फाई, लेकिन इसको सॉल्व करते तो फाई की वैल्यू साइन इनवर्स 2/√6 भी आ सकती थी, पाई माइनस साइन इनवर्स 2/√6 भी आ सकती थी। इनमें से कौन सी है वो इस पर डिपेंड करेगा कि x कम हो रहा है ये, लेकिन मैं पर्सनली ये तरीका बेहतर समझता हूं कि ग्राफ में सोचो हम कहां पे हैं, t = 0 पे। तो एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा इससे। तो इसके क्वेश्चंस, तो ये 2 क्वेश्चन है। पहले में डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, एट t = 0 x की वैल्यू 2 है विथ नेगेटिव वेलोसिटी, दैट मींस dx/dt नेगेटिव है। t = π/4 पे x की वैल्यू -1 है, आपको xt और प्लॉट xt ये करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्टिकल का मास 3 किलोग्राम है, मीन पोजीशन से 3 मीटर नेगेटिव साइड है, वेलोसिटी भी उसी साइड है, k की वैल्यू 12 है, t टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, x एट टाइम t, वेलोसिटी एट टाइम t, प्लॉट vx। तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन समझ के इनको ट्राई करिए, स्टैंडर्ड आपको पता है a sin ωt + φ। चलो तो अब सॉल्यूशन देखिए। पहले में x की वैल्यू a sin ωt + φ ये था, ओमेगा की वैल्यू ω² 4 है, ओमेगा की वैल्यू 2 है, पॉजिटिव नंबर, तो ओमेगा की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है 2, लेकिन हमें एम्पलीट्यूड चाहिए, तो जो लिखा है वो छाप दो पहले। t = 0 पे x 2 था, t = 0, ठीक है, तो पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन t = π/4 पे x की वैल्यू -1 है, a sin t = π/4, π/4 इसमें छापो तो π/2 + φ, इसको सिंप्लीफाई करें तो a sin φ 2 है, इसको सिंप्लीफाई करें तो a cos φ -1 है, और स्क्वायरिंग करके ऐड कर दूं तो a² = 2² + 1², a की वैल्यू आ गई √5। एम्पलीट्यूड मिल चुका है, ओमेगा मिल चुका है, तो ये √5 मिल चुका है, ओमेगा हमारा 2 है, ओमेगा हमारा 2 है, तो यहां से इक्वेशन 2t, t की वैल्यू π/2 रखने पे पाई बनेगा, तो ये लेंथ है π/2। चलो अब एम्पलीट्यूड हमारा √5 है, इनिशियल वैल्यू t = 0 पे x की वैल्यू 2 है, तो 2 यहां भी हो सकती थी, 2 यहां भी हो सकती थी, लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी मतलब dx/dt इज नेगेटिव, और स्लोप नेगेटिव इनमें से किस पे है, राइट हैंड साइड पे, यहां स्लोप पॉजिटिव है, यहां स्लोप नेगेटिव है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। ये 2 है, ये लेंथ 5 है, तो बड़ी अच्छी बात है, ये वाला इक्विवेलेंट एंगल साइन इनवर्स 2/√5 है, लेकिन हमारा फेज तो यहां से चालू होगा, तो फेज ये है, तो इक्वेशन आ गई एम्पलीट्यूड √5 साइन 2t, और फेज आ गया ये वाला पाई माइनस साइन इनवर्स 2/√5। तो ये हमारी x की वैल्यू टाइम के साथ, और ये इसका करस्पॉन्डिंग ग्राफ है। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मैथमेटिक्स ही थी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये एक्सट्रीम या मीन पोजीशन पे कहीं नहीं है, तो इसका हाफ kx² हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ ka² इज इक्वल टू, हालांकि पूछा नहीं, अगर मैक्सिमम स्पीड पूछी होती जैसे एम्पलीट्यूड एंड v मैक्स, तो सोचिए हम ऐसे लिखते हैं। वजह क्या है, जब ये मीन पोजीशन पे आया होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी,
काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर होगी। जब ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और कितनी? हाफ के एक्स मैक्स का होल स्क्वायर, और ये एक्स मैक्स ही तो एम्पलीट्यूड है। तो ये किसी भी समय पे दोनों एनर्जी का समेशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे दोनों एनर्जी का समेशन जो कि प्योरली पोटेंशियल है, ये मीन पोजीशन पे दोनों का समेशन जो कि प्योरली काइनेटिक है। तो इनको सॉल्व करोगे तो वी मैक्स और ये मिल जाएंगे। देखते हैं, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, के की वैल्यू कितनी है? 12। इस समय एक्स कितना है? 3। हाफ एम कितना है? 3। वी कितना है? 6 का होल स्क्वायर। हाफ के की वैल्यू 12, एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर, हाफ 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 कट गया, 12 इंटू 9 प्लस 36 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 इंटू ए स्क्वायर। 12 से डिवाइड कर दो, 12 3, 9 और 9 18, एम्पलीट्यूड आया 3√2 मीटर। तो x की वैल्यू आ गई 3√2 साइन ओमेगा की वैल्यू √k/m, k की वैल्यू 12, m की वैल्यू 3, आंसर आया 2। ओमेगा आ गया 2t प्लस 5। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पूछें तो इसी का डेरिवेटिव कर दें, तो 3√2 तो 6√2 साइन की जगह कॉस ओमेगा टी प्लस 5, डेरिवेटिव कर दिया। आप वी मैक्स भी यहां से निकाल सकते थे, इसी को हाफ एम वी मैक्स करो, 3 वी मैक्स का होल स्क्वायर, ये करते तो ये बनता हाफ हाफ कटता 12 इंटू 9, 3 इंटू 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू वी मैक्स का होल स्क्वायर। तो यहां 3 से काटो 4, 36, यहां 3 से काटो 27, 3 से 3 ये भी 36, सॉरी, वी मैक्स का होल स्क्वायर। तो वी मैक्स की वैल्यू 6√2 और 6√2 ही है। तो वी मैक्स यहां से भी डेरिवेटिव करके निकाल सकते हो या एनर्जी कंजर्व करके भी निकाल सकते हो, एक ही बात है। फाई हमें पता करना है, तो फाई पता करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसका ग्राफ सोचेंगे एक्स का टी के साथ। ओमेगा तो 2 है तो ये लेंथ, हालांकि ग्राफ के लिए जरूरत नहीं, लेकिन ये लेंथ π/2 है। टी में π/2 रखने पे पाई बनेगा। चलो अब इनिशियली एक्स की वैल्यू -3 है, -3 तो 2 बार है, ये हाइट कितनी है हमारी 3√2, तो 3 2 बार है, इनमें से कौन सा है? x -3 है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो -3 से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा ग्राफ आया 3√2। तो अच्छी बात है कि ये वाला एंगल साइन इनवर्स 1/√2 है, लेकिन फेज हमारा ये होता है, इसका इक्विवेलेंट फेज, और ये आया पाई प्लस साइन इनवर्स, ये 3 है, ये 3√2 है, तो ये लेंथ साइन इनवर्स 3/3√2। साइन इनवर्स 1/√2 π/4 है, इट इज 5 π/4। तो फाई की वैल्यू हमें मिल गई 5 π/4, कांस्टेंट है, छाप दिया हमने। और शायद ये आप समझ सकते हैं, अगर ये मीन पोजीशन पे इधर जा रहा होता तो फाई 0 होता, यहां से जब ये इधर पहुंचता 5 π/2 होता, यहां से वापस आता 5 पाई होता, और ये इधर आया तो π/2 और इधर पहुंचा, तो ये पाई प्लस समथिंग कवर अप कर चुका है, और ये समथिंग साइन इनवर्स x/a से π/4 मिल गया, तो ये पाई प्लस π/4। चलो, तो ये वेलोसिटी का फंक्शन मिल चुका है। टाइम पीरियड 2 पाई √m/k या 2 π/ω, पाई सेकेंड्स। ए एम्पलीट्यूड 3√2, वी मैक्स 6√2 मीटर पर सेकेंड, एक्स और टी मिल चुका है, एक्स टी हमारा ये, ठीक है। प्लॉट वी टी होना चाहिए, वी एक्स फिर से यार। तो एक्स का ग्राफ तो हम बना चुके हैं, ये बना है एक्स का ग्राफ। अब वेलोसिटी का ग्राफ चाहिए, तो वेलोसिटी का ग्राफ तो कॉस में है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
कि इस कॉस को साइन ही बना लेते हैं सो दैट हम ज्यादा कंफर्टेबल हो। 2t प्लस π/2 प्लस 5π/4। सोचो, साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये आया 6√2 साइन 2t प्लस π/2 प्लस π/4। तो ये 7π/5π/4 7π/4। तो ये 7π/4 का एंगल कवर अप करके आया है। इसकी वेलोसिटी 6√2 मीटर पर सेकेंड है। 7π/4 कवर अप करके आया, मतलब देखिए ये पाई 3π/2 7π/4। तो ये इक्विवेलेंट एंगल 7π/4 है। तो ये यहां से आया। इस समय वेलोसिटी तो t इक्वल टू 0 इसमें छापो। t इक्वल टू 0 6√2 इंटू -1/√2 -6 मीटर पर सेकेंड। और ये लेंथ तो अभी भी π/2 ही। तो कुछ और नहीं है, इसका डेरिवेटिव प्लॉट हुआ। इसका डेरिवेटिव ये होगा। तो डेरिवेटिव करने के लिए डेरिवेटिव करो, लेकिन डेरिवेटिव करने पर वो कॉस में फंक्शन बना था, ये कॉस में। तो मैंने इसको साइन में कैसे बनाया, साइन 90 प्लस कर दिया। अब साइन ओमेगा टी प्लस फाई टाइप का बन गया। फाई हमने स्टैंडर्ड साइन में ढूंढ लिया, कहां है 7π/4, ये आंसर आ गया। तो घबराइए मत, अगर कॉस में बनता है तो हम उसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये इसका फेज था और ये इसका फेज था। और इत्तेफाक नहीं, दोनों के फेज में π/2 का अंतर होना, ठीक है, क्योंकि ये 7π/4 है, ये 5π/4 के इक्विवेलेंट है। तो दोनों में π/2 का गैप है, तभी तो साइन का कॉस कन्वर्ट होगा, ठीक है। लास्ट वेलोसिटी और एक्स का ग्राफ। अब जरा देखिए, एक्स की वैल्यू थी 3√2 साइन 2t प्लस 5π/4। वेलोसिटी इसका डेरिवेटिव है 6√2 कॉस 2t प्लस 5π/4। इसको साइन लिखते तो साइन 2t प्लस 7π/4 हो जाता। कॉस में ही लिख रहा हूं क्योंकि इलिमिनेट करना आसान है। और ये एक एलिप्स लिखा है, x/3√2 का होल स्क्वायर v/6√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, x² 18 प्लस y² 72 इक्वल टू 1। तो y² 72, वेलोसिटी को y डायरेक्शन में छाप रहा हूं, इसको मैं x में छाप रहा हूं। तो ये लेंथ आई √18, ये लेंथ आई √72। ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। और t इक्वल टू 0 पे हम कहां हैं, x की वैल्यू -3 है। इन दो में से कहीं भी हो सकता है x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3, सॉरी, इन दो में से कहीं भी हो सकता है। x की वैल्यू -3 है और वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव है, तो हम यहां पे, और x में हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। ये t इक्वल टू 0 पे है और ये हमारा एरो है। ये समझिए क्या किया मैंने, t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू नेगेटिव है। x की वैल्यू नेगेटिव इधर भी है, इधर भी है। इनमें से कौन सी, चूंकि वेलोसिटी भी नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव, मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब एरो हमारा इधर है कि एरो हमारा इधर है, क्योंकि ये हमें बताना पड़ेगा कि टाइम के साथ ग्राफ में हम किस तरफ जाएंगे। यहां ऑलरेडी टाइम के साथ ग्राफ था तो राइट साइड जाएंगे। यहां ये टाइम तो कोऑर्डिनेट कहीं है नहीं, तो हमें समझाना पड़ेगा किस तरफ जाएंगे। तो समय के साथ एक्स कोऑर्डिनेट और नेगेटिव हो रहा है। अगर हम इधर जाते तो हम एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव की तरफ जाते, इधर जाते एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव की तरफ। तो ये हमारा प्रॉपर डायग्राम है। दरअसल प्रैक्टिकली क्या होगा कि जब भी ग्राफ में टी इन्वॉल्व नहीं होगा, हमें उस ग्राफ में एक एरो भी बताना पड़ेगा, एक पॉइंट भी बनाना पड़ेगा कि t इक्वल टू 0 पे हम कहां पे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। जैसे आप समझिए प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ होता, सिर्फ ऐसे बना दिया होता, तो आपको पता नहीं चलता कि आप वॉल्यूम कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हो कि ज्यादा वॉल्यूम से कम की तरफ जा रहे हो। तो एरो अगर ऐसा बना दिया तो हम कम वॉल्यूम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं। सेम ग्राफ में एरो ऐसा बना दिया, मतलब हम ज्यादा से कम, तो ये कंप्रेशन है, ये एक्सपांशन। तो जब भी टाइम इन्वॉल्व नहीं होगा ग्राफ में, हमें एरोज बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और स्टार्टिंग पोजीशन भी कि हमने शुरुआत कहां से की, जैसे यहां से शुरुआत की, इसमें यहां से की, ठीक है। एनीवे,
कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ये कि इनको कैसे करना है। अब हम आगे अपना डिस्कशन करते हैं ईएमआई का लास्ट पार्ट। चलो तो हम बात कर रहे हैं अब एलसी ऑक्सीलेशन की। एलसी ऑक्सीलेशंस मींस अगर मैंने एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर दिया हो, तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, इस पर करंट 0 है, तो कैपेसिटर पे चार्ज Q, कैपेसिटेंस L। अब हमें देखना होता कि आखिरकार ये चार्ज और करंट किस तरह मूव करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पे चार्ज ऑन कैपेसिटर बी Q, करंट थ्रू इंडक्टर इज I। हमने माना कुछ ऐसा। ठीक है, तो पहली इंफॉर्मेशन तो देखिए, I की वैल्यू माइनस डी क्यू बाय डी टी। माइनस डी क्यू बाय डी टी क्यों? अगर कैपेसिटर पे प्लस इधर माइनस इधर और करंट ऐसा है, तो करंट चार्ज की वैल्यू बढ़ा रहा है। पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, तो I की वैल्यू प्लस डी क्यू बाय डी टी। और अगर ये बाहर जा रहा होता तो ये चार्ज को घटा रहा है, माइनस डी क्यू बाय डी टी। जैसे इसमें रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज ही करंट है, इसमें रेट ऑफ डिके ऑफ चार्ज ही करंट है। तो डिके मतलब नेगेटिव, ग्रोथ मतलब पॉजिटिव। तो ये डिके हो रहा था, चार्ज इस हिसाब से कम हो रहा था। सही बात है, मैक्सिमम से चालू कर रहा है, कुछ देर बाद कम होगा, तो हमने कुछ ऐसा माना, क्यू इधर आई इधर। तो एक इंफॉर्मेशन तो ये हो गई। हमें एक और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं। याद करिए, तो इसमें हम एक बैटरी एज्यूम कर सकते हैं माइनस एल डी आई बाय डी टी। तो ये अब मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाऊं, तो यहां से जाओ तो Q बाय सी बढ़ा, माइनस एल डी आई बाय डी टी इक्वल टू 0। तो एल डी आई बाय डी टी इंटू सी इज इक्वल टू क्यू। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि Q और I ये अलग अलग वेरिएबल है। डिफरेंशिएट करोगे तो एल सी डी टू आई बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, और डी क्यू बाय डी टी को माइनस आई लिख सकते हैं, और इसको सुधार के लिखूं तो डी टू आई बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एल सी आई। और अब याद करें, ये एनालॉजी ठीक वही है डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये कुछ और नहीं, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स लिखा है। एफ क्या लिख सकते, तो एम डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर माइनस के एक्स, एम नीचे ले जाओ, के बाय एम ही ओमेगा स्क्वायर है, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के था। तो इससे हमने एनालॉजी से कंपेयर किया, तो ओमेगा की वैल्यू हमें सीधे सीधे मिल गई। तो पहला कंक्लूजन, ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, दैट मीन्स टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई अंडर रूट एल सी, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट थिंग, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम। ये हर्ट्ज यूनिट है, इसकी यूनिट सिंपली पर सेकेंड या रेडियन पर सेकेंड है। ये रेडियन पर सेकेंड या पर सेकेंड लिखेंगे, हर्ट्ज नहीं लिखेंगे इसको। तो चाहो तो रेडियन पर सेकेंड लिख सकते हो, सो दैट समझ में आए कि ये ओमेगा और फ्रीक्वेंसी अलग चीज है। दरअसल ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आई ओमेगा बाय 2 पाई, तो सही बात है, ओमेगा बाय 2 पाई। तो ये फ्रीक्वेंसी है, दिस टर्म इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये तो हमारा टाइम पीरियड है जो कि सेकंड्स में आएगा। तो पहली चीज तो ये समझ में आई कि करंट टाइम के साथ साइनसोइडल चेंज हो रहा होगा। तो करंट का एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये करंट का एक्सप्रेशन, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यही है। अब जरा देखते हैं कि चार्ज का एक्सप्रेशन क्या होता। तो यहां जरा समझिए इस इक्वेशन से, देखिएगा Q का डेरिवेटिव करंट के प्रोपोर्शनल है, Q का डेरिवेटिव करंट के प्रोपोर्शनल है, और बड़ी अच्छी बात है करंट का डेरिवेटिव चार्ज के प्रोपोर्शनल है।
और यही तो प्रॉपर्टी है साइन और कॉस की। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन, तो Q का डेरिवेटिव I और I का डेरिवेटिव Q के प्रोपोर्शनल। तो यहां से Q की वैल्यू लिखते तो इसको डिफरेंशिएट करते तो क्या बनता ये LC DI बाय DT, LC I नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव बनता, और इसी को मैं Q नॉट लिख लूं, यही तो Q मैक्स है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। आपकी मर्जी, आप इसको लिख लें Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाय 2, और इसको चाहे तो फाइव डैश ले लें। कंक्लूजन बस ये है कि सिर्फ I ही साइनसोइडल नहीं है, चार्ज भी साइनसोइडल। तो आप चाहे चार्ज का फंक्शन निकालो चाहे करंट का निकालो, निकल लें तो दोनों ही साइनसोइडल हैं। ठीक सिंपल हार्मोनिक मोशन में जैसे पोजीशन साइनसोइडल थी तो उसका डेरिवेटिव वेलोसिटी भी साइनसोइडल था। तो चाहे आप पोजीशन के लिए साइन ग्राफ लिखिए या वेलोसिटी के लिए, दोनों के लिए साइन ग्राफ बनेगा। बस फेज अलग अलग आएंगे, एम्पलीट्यूड अलग अलग आएंगे, ओमेगा दोनों का सेम होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं हम करंट से शुरुआत करें, हम चार्ज से शुरुआत कर सकते हैं। क्यों? चार्ज निकाल के करंट निकालना आसान है क्योंकि सीधे डेरिवेट मानना है। करंट से चार्ज निकालना है तो ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम जनरली क्या करेंगे कि हम निकालेंगे चार्ज ही, भले हमने करंट के लिए वेरीफाई किया है, निकालेंगे हम चार्ज ही, हमें पता है कि चार्ज साइनसोइडल है। ठीक है, एनालॉजी क्या हो जाएगी कि चार्ज की एनालॉजी एसएचएम में एक्स से हो जाएगी, करंट की एनालॉजी वेलोसिटी से हो जाएगी। क्यों? चार्ज का डेरिवेटिव करंट, पोजीशन का डेरिवेटिव वेलोसिटी। ठीक है, क्यू स्क्वायर बाय 2c हाफ के एक्स स्क्वायर जैसा बन जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर जैसा बन जाएगा। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट एनालॉगस रिजल्ट आएंगे। चलो फिलहाल हमारा काम है, ओमेगा हम ढूंढ चुके हैं, ये याद कर लिया हमने 1/√LC, ये याद रखना है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हमें ये सब करना नहीं पड़ेगा। दरअसल हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारी मदद करने के लिए है, क्योंकि यहां कोई हीट तो डिसिपेट होनी नहीं है। सॉरी, यहां लिख देता हूं थर्ड टर्म। तो I की वैल्यू आई थी I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो Q की वैल्यू आई थी LC DI बाय DT, और ये Q की वैल्यू छाप दी थी। हाँ, तीसरा हमारा है, क्योंकि कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं, सडन चार्ज फ्लो हो नहीं सकता, इसकी वजह से इंडक्टर है, तो एनर्जी यहां कंजर्व्ड है। तो हाफ एल आई स्क्वायर किसी भी समय हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी या हाफ सी वी स्क्वायर, आपकी मर्जी, इक्वल टू कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट की वैल्यू आप क्यू स्क्वायर बाय 2c लिख सकते हैं। क्यों? इस समय करंट तो है नहीं, तो इस समय प्योरली एनर्जी क्या है इसके पास, तो क्यू स्क्वायर बाय 2c दो हिस्सों में बटेगा। इसी को चाहे तो हाफ एल आई मैक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस आए। एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिससे हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे, और एक हमने याद कर लिया कि ये ओमेगा की वैल्यू क्या आई, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी पता है, एम्पलीट्यूड भी पता है। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल देखोगे तो और समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल करने से पहले हम थोड़ा और कॉमन सेंस बनाने की कोशिश करेंगे इसको। इस पे Q, इस पे करंट I, तो हमारे पास इक्वेशन है ये माइनस एल डी आई बाय डी टी। तो एक इक्वेशन हमारी है Q स्क्वायर बाय 2c हाफ एल आई स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दरअसल इसी को डिफरेंशिएट करो तो ये बना Q बाय सी डी क्यू बाय डी टी प्लस एल आई डी आई बाय डी टी इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव। डी क्यू बाय डी टी माइनस आई है, एल आई डी आई बाय डी टी इक्वल टू 0, आई से आई कटा, तो माइनस क्यू बाय सी या क्यू बाय सी एल डी आई बाय डी टी। वंस अगेन डिफरेंशिएट करो तो ये 1/c डी क्यू बाय डी टी एल डी टू आई बाय डी टी स्क्वायर, एल नीचे ले आओ, 1/LC डी क्यू बाय डी टी आई है, इज इक्वल टू डी टू आई बाय डी टी स्क्वायर।
तो समझिए डिफरेंशियल इक्वेशन और ये एक ही चीज है, इसी का रिजल्ट यहां आया है। ठीक है, चलो तो मैं वो रिजल्ट लिख लेता हूं कि दूसरा रिजल्ट हमारा है d2i/dt², या छोड़ो, इसी को मैं सिर्फ इसके अक्रॉस ड्रॉप लिख रहा हूं, q/c का इंक्रीमेंट -LdI/dt इक्वल टू 0। इसका पहला डेरिवेटिव ये बनता, इसका पहला डेरिवेटिव ये है, अगला डेरिवेटिव ये बनता, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ये सेकंड डिफरेंशिएशन अगेन। तो ये हमारी एसएचएम की इक्वेशन है, पहला डेरिवेटिव करने पे केवीएल बन गया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये हमारा एसएचएम, ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पहले तो ये फील करो कि कुछ और नहीं मैथमेटिक्स लिखी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डेरिवेट किया, पहला डेरिवेटिव ये बन गया, उसका अगला डेरिवेटिव ये बन गया। ठीक है, हाँ ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि दरअसल जब हम इसको डिफरेंशिएट करते तो एक dq/dt आता, dq/dt को -i लिखते, एक इसका i आता, i काटते, एक नेगेटिव छूट जाता कहीं ना कहीं। चल, या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, बढ़ा घटा। अब हम इसमें समझते हैं सभी कंडीशन। पहला, चार्ज मैक्सिमम की कंडीशन क्या है। चार्ज जब मैक्सिमम होगा उस समय समझिए कि dq/dt 0 होगा, और dq/dt 0 होगा, दैट मीन्स करंट 0 होगा। dq/dt ही तो -i है, करंट 0 होगा, मतलब एनर्जी इज प्योरली इलेक्ट्रिक। सोचो, ये पूरी की पूरी एनर्जी सिर्फ कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड है, करंट उस समय 0 है। मैथमेटिकली मैक्सिमम मिनिमम मतलब डेरिवेटिव 0, मतलब करंट 0। तो आप कैसे भी सोच सकते हो, इसको मैक्सिमा करोगे तो इसको 0 करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड, करंट मैक्सिमम कब होगा, जब di/dt 0 होगा। लेकिन करंट का डेरिवेटिव चार्ज नहीं है, स्टिल हम कह पा रहे हैं चार्ज 0 है। क्यों, इस इक्वेशन से। करंट का डेरिवेटिव 0 कब होगा, तो ये चीज 0 छापोगे तो अपने आप ही Q0 निकल आएगा, और Q0 मीन्स एनर्जी इज प्योरली मैग्नेटिक। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी के बीच में चीजें ऑक्सीलेट कर रही हैं। अभी इलेक्ट्रिकल भी है, मैग्नेटिक भी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ठीक है, फिर चीजें समय के साथ बदलेंगी। तो अगर मैं अभी इस समय देखूं तो देखिएगा चार्ज घट रहा है, इस इंस्टेंट पे चार्ज घट रहा है। कैसे, इस एरो से समझ में आया। चार्ज घट रहा है तो पक्का करंट बढ़ रहा होगा, तो चार्ज घट रहा है, करंट बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम हो रही है। होते होते चार्ज खत्म हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन करंट मैक्सिमम होगा और चार्ज खत्म हो जाएगा, तो ये करंट ऐसे जा रहा है तो ये उल्टा चार्ज होना चालू हो जाएगा, तो प्लस इधर माइनस इधर। ये चार्ज होना चालू हो जाएगा तो करंट गिरना चालू हो जाएगा, करंट कम होगा, चार्ज बढ़ता रहेगा। चार्ज अपने मैक्सिमम पे इस साइड पहुंचेगा, करंट 0, फिर उल्टी तरफ चार्ज आएगा। तो ये आधे में करंट ऐसा है, आधी साइकिल में करंट ऐसा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं सिमुलेशन शेयर करूंगा आपको। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जो सिमुलेशन होगा, सिमुलेशन से आप फील करिएगा कि ये ऑक्सीलेट कैसे कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मैं जो हिंट दे रहा हूं वो हिंट कुछ ऐसी थी कि ये ऐसा था, होते होते एक स्टेट ऐसी आई कि यहां करंट मैक्सिमम हो गया और चार्ज फुल्ली 0 हो गया। लेकिन चूंकि अब भी करंट है तो उल्टा चार्ज होना चालू हो जाएगा, तो अब स्थिति ऐसी बनेगी। लेकिन होते होते एक समय ऐसा आएगा कि ये चार्ज हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम, तो उस समय करंट 0। अब चूंकि चार्ज मैक्सिमम है, करंट है नहीं, तो उल्टा चार्ज फ्लो होना चालू हो जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन बदल गई, और होते होते करंट ऐसा बनेगा कि इस तरफ करंट मैक्सिमम हो जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। और ये न्यूट्रल हो गया, करंट ऐसा मैक्सिमम, तो ये उल्टा चार्ज करना चालू करेगा। तो ये इमेजिन करो कि ये कुछ ऐसा है,
तो देखिए कैपेसिटर इस तरफ पोलैरिटी थी न्यूट्रल, पोलैरिटी पलट गई फिर, ठीक है, और ये पोलैरिटी पलट के फिर न्यूट्रल, फिर ऐसा, तो लगातार ऐसा। और करंट की भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी फिर एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो करंट भी साइनसोइडल है, चार्ज भी साइनसोइडल है, और अच्छी बात है एक दूसरे के डेरिवेटिव के प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक एनर्जी की और एक ये, दरअसल तीन है, और ये तीन इनडायरेक्टली एक ही है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही यहां दिखाई दे रहा है। और शायद ये यहां भी समझ सकते थे, हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करो तो के एक्स डी एक्स बाई डी टी, एम वी डी वी बाई डी टी, वी डी वी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो। तो इसका डेरिवेटिव के एक्स, इसका ये इक्वल टू 0, और ये क्या लिखा है एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, फोर्स इक्वल टू एम ए लिखा है। तो यहां भी लगभग वही चीज थी। चलो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि ये जब मैक्सिमम होगा तो I 0 होगा, I मैक्सिमम होगा तो Q 0 होगा। मतलब एक बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एक बार प्योरली मैग्नेटिक एनर्जी है, ठीक है। चलो अब हम इनके फंक्शन लिखेंगे और बाकी चीजें सीखेंगे। बस बेसिक ये आप अच्छे से समझ लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 1, इधर लगाता हूं, दो वोल्ट, ये कैपेसिटर 20 माइक्रो फैराड, ये 20 मिली हेनरी, ये कुछ ऐसा था। अब पूछा होता इनिशियली स्टडी स्टेट में, इन स्टडी स्टेट, नाउ स्विच इज शिफ्टेड एट t इक्वल टू 0, नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सिलेशन, टाइम पीरियड, एक ही बात है, फ्रीक्वेंसी पूछ ली तो टाइम पीरियड हो गया। क्यू मैक्स, आई मैक्स, प्लॉट क्यू टी चार्ज टाइम के साथ, प्लॉट आई टी, फाइंड टाइम व्हेन चार्ज बिकम्स मैक्सिमम, और अगला फाइंड टाइम व्हेन करंट बिकम्स आई मैक्स बाय 2 क्लॉकवाइज। देखते हैं। तो देखिए पहला फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सिलेशन, तो उसके पहले हम ये समझेंगे कि चार्ज पे इस तरफ 20 माइक्रोफैराड और 2 वोल्ट, तो 40 माइक्रोकूलम इस पे चार्ज आ चुका होगा। और जरा समझिए इनिशियली करंट 0 है, ठीक है। हमें डिफरेंशियल बनाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि यही मैक्सिमम चार्ज है। कैसे पता चला? क्योंकि करंट 0 है। करंट 0 है तो यही मैक्सिमम है 40 माइक्रो कूलम। और चूंकि चार्ज अपने मैक्सिमा पे है तो चार्ज का ग्राफ टाइम के साथ हमारे लिए कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। चार्ज मैक्सिमम से चालू कर रहा है 40 माइक्रो कूलम, तो चार्ज का ग्राफ तो कॉस का बन गया या फेज पाई बाय 2 है। 40 माइक्रो कूलम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है, माइक्रोकूलम में। ओमेगा की वैल्यू 1/√LC, सेल्फ इंडक्टेंस 20 मिली हेनरी, 20 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड, तो माइक्रोफैराड मतलब 10⁻⁻⁶, ठीक। तो 20 और 20 बाहर आया, लेकिन एक अंडर रूट आ गया गंदा सा, तो डेटा बदल देता हूं, क्या जा रहा मेरा। तो इसको मैं ले लेता हूं 2 माइक्रोफैराड, या इसको 20 रखता हूं, इसको 200 मिली हेनरी कर देता हूं, ठीक है, सो दैट एक 0 एक्स्ट्रा आ जाए और ये थोड़ा अच्छा बन जाए।
तो 20 और 20, 10 पे -6, 10 पे -3 और एक 0, 10 पे -8, 20 बाहर आया, 10 पे -4, 10 पे 4 बाय 20, 10 पे 4 100 इंटू 100, तो ये 500, ये आ गया। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 500 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो इसमें 500 टी सीधे छाप दो, और चार्ज मिल चुका है तो करंट की वैल्यू चाहिए, और करंट अगर हमने ऐसे पॉजिटिव माना है तो आई माइनस डी क्यू बाई डी टी है, तो डेरिवेटिव कर रहे हो माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो 40 इंटू 50 20, 2 इंटू 10 पे 4 साइन का कॉस 500 टी प्लस पाई बाय 2 और इसके साथ एक नेगेटिव, और कॉस ये चाहे तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 पे 4 साइन 500 टी। सोचो, कॉस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस कट गया, ये करंट का एक्सप्रेशन। तो हम करंट भी जानते हैं, चार्ज भी जानते हैं, तो इनकी फोटो भी जानते हैं। ओमेगा हमें पता है 500 रेडियन पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाय ओमेगा 500, पहले का आंसर। सॉरी, फ्रीक्वेंसी निकाली मैंने, टाइम पीरियड निकाला है ना। तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू ओमेगा, तो 500 अपॉन 2 पाई, ठीक है, हर्ट्ज। ये आया। अब क्या क्या निकालना है हमें, ग्राफ बना लेते हैं, फिर बाद में सोचेंगे। तो चार्ज का ग्राफ तो हम बना ही चुके हैं, करंट का ग्राफ प्योर साइन है, ये करंट का ग्राफ, ठीक है। इंटरवल की हालांकि जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम लिख सकते हैं ओमेगा की वैल्यू 500 है, तो ये पाई बाय 500 है, टाइम पीरियड 2 पाई बाय 500। करंट की मैक्सिमम वैल्यू 2 इंटू 10 पे 4 20 किलो एम्पियर, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू। सॉरी, किलो एम्पियर नहीं, ये माइक्रो है, 10 पे -6, ये मत भूल जाना। चार्ज माइक्रो में था तो एक 10 पे -6 और आएगा, तो दरअसल ये 10 - 2 बनेगा, 20 मिली एम्पियर। ठीक, ये भूल मत जाना, चार्ज माइक्रो कूलम में था, तो डेरिवेटिव करेंगे तो एक -6 और आएगा, और -6 और ये कंबाइन होके -2, मतलब 20 मिली एम्पियर। तो ये हमारा करंट निकला है। अब क्या क्या पूछा है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई 20 मिली एम्पियर। हालांकि करंट की मैक्सिमम वैल्यू आप ऐसे भी चेक कर सकते थे कि पूरी की पूरी एनर्जी इंडक्टर में चली जाए। एनर्जी हमारे पास कैपेसिटर के पास कितनी है, हाफ सी वी स्क्वायर, ये कैपेसिटर की टोटल एनर्जी है, ये हाफ एल आई स्क्वायर। तो आप इससे भी करंट निकाल सकते थे, हाफ से हाफ कटा, 20 इंटू 4 इंटू 10 पे -6 इज इक्वल टू 200 इंटू 10 पे -3 इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बना, 20 से 20 कटा, एक 10 यहां आया, तो 10 पे -3, करंट आई इज इक्वल टू 4 इंटू, तो 0.4 इंटू 10 पे -3, तो 4 इंटू 10 पे -4 स्क्वायर है, तो आई की वैल्यू 2 इंटू 10 पे -2, देखिए सेम आ गई, 20 मिली एम्पियर। प्लॉट भी हम कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा है, अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, टाइम व्हेन चार्ज बिकम्स मैक्सिमम। चार्ज बिकम्स मैक्सिमम, मैक्सिमम तो इनिशियली है, तो मैं इस क्वेश्चन को बदल के मैक्सिमम इन रिवर्स पोलैरिटी, कि ये पोलैरिटी पलट ले और मैक्सिमम हो जाए, तो आंसर क्या आएगा, यहां से यहां तक का, और ये टाइम कुछ और नहीं, सीधे t/2 लिखा है, तो पहला तो आंसर बिल्कुल सही, t/2, और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी 500, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 500/2 पाई,
तो 2 पाई बाय 500 बाय 2 सेकेंड्स, तो पाई बाय 500 सेकेंड। अब सेकेंड टाइम व्हेन करंट बिकम्स आई मैक्स बाय 2 क्लॉकवाइज। इनिशियली करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो इनिशियली करंट एंटी क्लॉकवाइज है, हमें क्लॉकवाइज चाहिए, और क्लॉकवाइज मतलब यहां आई मैक्स बाय 2। ये आई मैक्स है, ये आई मैक्स बाय 2 है। तो ये फेज एंगल पाई प्लस साइन इनवर्स 1/2 लिखा है, ये 1/2, ये साइन इनवर्स 1/2, ये पाई। लेकिन हमें ये फेज एंगल नहीं चाहिए। लास्ट में इंटरेस्टिंग चीज ये, हमें टाइम चाहिए। तो वो हमने कैसे सोचा कि इसका इक्विवेलेंट फेज एंगल साइन इनवर्स 1/2 पाई/6 होता है, तो 7 पाई/6 है। तो अब हम इसको सोचने के लिए ऐसे देखेंगे, ये पाई लेंथ कितने के बराबर है। पाई की जगह आया पाई/100 500, तो इसकी जगह आया 7 पाई/6 इज इक्विवेलेंट टू 7 पाई/6 बाय 500। ये आया हमारा क्या, सेकंड। या तो ये सोच लो, या आपके पास एक और तरीका है इसको समझने का। आखिरकार ये जरा देखें तो इसका एंगल जो है 500t प्लस पाई/2 है, तो d एंगल बाय dt 500 है। तो ये जो ओमेगा है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। एंगल कौन सा, ये एंगल। ये जो हम एंगल निकालते हैं ये फेज एंगल, इस फेज एंगल का रेट ऑफ चेंज ही ओमेगा है। तो एंगल कवर्ड हमारे पास है, रेट हमारे पास है, तो एंगल को एंगुलर वेलोसिटी से डिवाइड कर दोगे, टाइम आ जाएगा। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी। तो अगर आप इक्विवेलेंट एंगल ढूंढ लेते हैं तो ओमेगा से डिवाइड कर दोगे तो आपको इक्विवेलेंट टाइम मिल जाएगा। या आप ये एनालॉजी यूज करते कि पाई लिखा है लेकिन पाई की जगह पाई/500 है, तो इस एंगल की जगह कितना होगा। बेहतर तरीका क्या है कि इस एंगल का रेट ऑफ चेंज पता है, एंगल हमें पता है, तो एंगल अपॉन एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू टाइम। तो अब आपको थोड़ा सिग्निफिकेंस भी समझ में आएगा कि ये ओमेगा किस एंगल का रेट ऑफ चेंज है। किस एंगल का, जो साइन ग्राफ बनता उसका जो फेज एंगल होता उसका रेट ऑफ चेंज ओमेगा है। ठीक है, तभी तो आप इसको सीधे जरा समझिए, से यहां तक एंगल कितना है 2 पाई, लेकिन टाइम कितना है 2 पाई बाय ओमेगा। इसी को तो टाइम पीरियड कहते हैं। 2 पाई कवर अप करने में कितना टाइम लगा 2 पाई बाय ओमेगा, उसी को हम टाइम पीरियड टी कहते हैं। तो सोचिए ये एक तरह से वर्चुअल एंगल है, असली में तो ये टाइम का फंक्शन है कुछ, तो ये लेंथ टाइम होनी चाहिए। तो कैसे निकालना है, इक्विवेलेंट एंगल अपॉन ओमेगा इक्वल टू टाइम, और ये वेरीफाई करके दिखा दिया। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपको ग्राफ में ये पता है कि ग्राफ में हमें यहां से लेके यहां तक जाना है, यहां से लेके यहां तक जाना है, पूछा है कितना टाइम लगा, ये लेंथ होती a/3, तो हम ये एंगल निकालते, तो पाई माइनस, तो 2 पाई माइनस साइन इनवर्स 1/3, ये तो हमारा फेज एंगल है। टाइम पूछा होता तो फेज एंगल बाय ओमेगा, तो 2 पाई माइनस साइन इनवर्स 1/3 बाय ओमेगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। तो एक और एग्जांपल देता हूं, फिर कुछ क्वेश्चन दो। एग्जांपल 2, और इस बार अब हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर भी रखते हैं और इसमें करंट भी रखते हैं। ये t=0 की कंडीशन है। कैपेसिटर कुछ दिया होगा, मान लीजिए ये इस समय 2 वोल्ट पे चार्ज है, करंट 2 एम्पियर। ठीक है, ये 100 माइक्रोफेराड और ये
0.2 मिली हेनरी। ये इस तरह की वैल्यूज हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा होता है ये t = 0 की कंडीशन है। पहला, चार्ज मैक्सिमम कितना होगा, करंट मैक्सिमम कितना होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। अगला, करंट एट टी, चार्ज एट टी, और टाइम व्हेन चार्ज बिकम्स मैक्सिमम फॉर द फर्स्ट टाइम, करंट बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है, बिकम्स मैक्सिमम। और एक और पूछ सकता हूं, टाइम व्हेन करंट बिकम्स 1 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ये हमसे पूछा है, ठीक है। एक आध और टर्म पूछ लेता हूं, छोड़ो वो अलग से डिस्कस करूंगा। चलो फिलहाल ये पूछा था। तो देखिए इस समय करंट भी है, चार्ज भी है, करंट भी है, चार्ज भी है। तो ना तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है, ना चार्ज मैक्सिमम पे है, क्योंकि ये मैक्सिमम होता तो ये जीरो होता, ये मैक्सिमम होता तो ये जीरो होता। तो हम ना मेन पोजीशन पे ना एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो अब हम एनर्जी लिखते, तो हाफ एल 0.2 मिली आई स्क्वायर, हाफ सी, और 100 माइक्रोफेराड को 0.1 मिली फेराड भी लिख सकते हैं, सो दैट मिली कट जाए, इनटू 2 वोल्ट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ सी वी मैक्स स्क्वायर, हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। पूरा का पूरा एनर्जी कैपेसिटर के पास है या इंडक्टर के पास है। तो अगर मैं हाफ सी वी मैक्स स्क्वायर लिखता हूं तो 0.1 मिली वी मैक्स का होल स्क्वायर, ये लिखा। अच्छी बात है, मिली मिली मिली, पॉइंट 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 कट गया, 2 से 2, 4 या हाफ भी काट ही देता हूं। तो ये बना 2 × 2 × 2 8 प्लस 4 इज इक्वल टू वी मैक्स का होल स्क्वायर। तो वी मैक्स की वैल्यू आई √12, √12 मतलब 2√3 वोल्ट, ये वी मैक्स आया। करंट मैक्सिमम निकालना है तो यहीं पे जहां ये लिखा है इसी की जगह हाफ 0.2 × 2 स्क्वायर, हाफ 0.1 × 2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एल आई 0.2 × आई मैक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। हाफ हाफ हाफ, डेसिमल डेसिमल डेसिमल, 8 + 4 12 इज इक्वल टू 2 आई मैक्स का होल स्क्वायर। आई मैक्स आया √6, ठीक है। तो वी मैक्स आया 2√3 वोल्ट, आई मैक्स आया √6 एम्पियर। हाँ, वी मैक्स ही आया तो चार्ज मैक्सिमम सी वी, कैपेसिटेंस कितना है 0.1 मिली फेराड, तो 0.1 तो 0.2 × √3 मिली कूलम, ये क्यू मैक्स है। क्यू मैक्स मिल गया, आई मैक्स मिल गया। टाइम पीरियड तो ओमेगा आता 1/√LC, 1/√L, 0.2 मिली, 0.1 मिली, 10 पे -3, 10 पे -3, और 0.2 और 0.1, 10 पे -4, 10 पे -4, 10 पे 4 ऊपर बाय √2, ये ओमेगा। टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय 10 पे 4 इंटू √2 सेकेंड्स, ये इसका टाइम पीरियड है। अब हमें करंट एट टाइम टी चाहिए, चार्ज एट टाइम टी चाहिए। तो ये हम कैसे देखेंगे, तो चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू लिख चुके हैं 0.2 √3 मिली कूलम, करंट की मैक्सिमम वैल्यू √6 एम्पियर। चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है और चार्ज का ग्राफ ये बनता, ये क्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 0.2 √3। अभी इसकी वैल्यू कितनी है CV, CV 200 माइक्रोकूलम मतलब 0.2 माइक्रोकूलम, तो इसकी अभी वैल्यू 0.2 माइक्रोकूलम है।
तो वैल्यू 0.2 है मिलीकूलम, सॉरी। अब ये 0.2 मिलीकूलम तो दो हो सकती थी, या तो चार्ज में हम यहां पे हैं या चार्ज में यहां पे हैं, लेकिन देखिए चार्ज घट रहा है या बढ़ रहा है। करंट की वजह से इनिशियली चार्ज ग्रो कर रहा है, चार्ज बढ़ेगा, और इन दो में चार्ज बढ़ने वाला कौन सा है, ये। तो बड़ी अच्छी बात है, हमें ये फंक्शन मिल गया। ये हाइट कितनी है 0.2, मैक्सिमम कितनी है 0.2√3, तो इसका एंगल कितना है साइन इनवर्स 0.2 बाय 0.2√3, तो साइन इनवर्स 1/√3। ये इक्विवेलेंट फेज है, और अच्छी बात है इक्विवेलेंट फेज है तो हमारे पास फंक्शन ही मिल गया, एम्पलीट्यूड क्यू मैक्स साइन ओमेगा, ओमेगा 10⁴/√2 t, और यहां हमें एंगल ही तो चाहिए होता है, तो साइन इनवर्स 1/√3। ठीक है। अब हमें करंट चाहिए, तो करंट के लिए सीधे आप dq/dt ही करंट है। देखो चार्ज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, dq/dt ही करंट है। डिफरेंशिएट करो तो 0.2√3, और हां ये मिलीकूलम है, 0.2√3 10⁴/√2, और ये मिली है तो 10⁻³ साइन का कॉस, और ये पूरा एक्सप्रेशन इसके अंदर, इसकी वैल्यू देखें 0.2 10⁴, ये 2 बना, 2 से 2 कटा, √6 कॉस 10⁴/√2t प्लस साइन इनवर्स 1/3। देखिए ऑटोमेटिकली आई मैक्स की वैल्यू √6 निकल आई। हालांकि आई का फंक्शन लिखने के लिए आपके पास एक और तरीका था। √6 वैल्यू हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये √6 ऑलरेडी हमें पता है। करंट की इनिशियल वैल्यू हमें पता है 2 एंपियर, और 2 एंपियर मैंने इनिशियल डायरेक्शन को ही पॉजिटिव माना, तो 2 एंपियर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अब हमें पता है चूंकि चार्ज बढ़ रहा है तो इसकी एनर्जी बढ़ रही है, तो गारंटीड करंट कम हो रहा होगा। करंट कम हो रहा होगा मतलब करंट में हम कहां पे, यहां, ये 2 है। अब इसका फंक्शन लिखते, तो करंट का फंक्शन आता √6 साइन ओमेगा टी प्लस ये एंगल, और ये 2 है, ये √6 है, तो ये वाला एंगल साइन इनवर्स 2/√6 है, पाई माइनस साइन इनवर्स 2/√6। घबराइए मत, ये आंसर और वो आंसर सेम है। इस पाई को दो चीजों में स्प्लिट करो, π/2 अलग करो, π/2 माइनस साइन इनवर्स 2/√6 ओमेगा टी, ये साइन है, ये लिखा है। π/2 माइनस साइन इनवर्स, ये कॉस इनवर्स 2/√6 है, और कॉस इनवर्स 2/√6 ही साइन इनवर्स 1/√3 है। ठीक है, कॉस इनवर्स 2/√6 साइन इनवर्स √1 - x²। x अगर पॉजिटिव है तो हम सीधे लिख सकते हैं, तो ये हमने साइन इनवर्स 1/√3 लिखा। अब जरा देखिए साइन ओमेगा टी प्लस π/2 प्लस साइन इनवर्स, और साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो ये √6 कॉस π/2 प्लस दिस, तो कितना बना π/2, और इनको कंबाइन करो तो साइन में कॉस में कन्वर्ट हो गया, और ये साइन इनवर्स 1/√3। तो देखिए आंसर दोनों का बिल्कुल सेम है। तो आप इंडिपेंडेंटली करंट का ग्राफ बना के भी निकाल सकते थे, लेकिन बेहतर तरीका यह है, एक बार हम मेहनत कर ही चुके हैं, अब हम डेरिवेटिव कर देंगे। चलो अगला क्वेश्चन पूछा था टाइम व्हेन चार्ज बिकम्स मैक्सिमम। अब हमारा ग्राफ का काम है, चार्ज मैक्सिमम कब होगा, जब हम यहां पहुंचेंगे। तो यहां से यहां पहुंचने में ये फेज कितना होगा, तो ये साइन इनवर्स 1/√3 है, तो ये फेज कितना है π/2, तो ये था चार्ज बिकम्स मैक्सिमम। इसका टाइम मुझे क्वेश्चन याद नहीं कौन सा था इसका, तो मैक्सिमम कब होगा, जब इतना फेज कवर अप करेगा, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/√3 बाय ओमेगा। फेज एंगल ये साइन इनवर्स 1/√3 था, ये π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/√3। ऑब्वियसली दिस कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स 1/√3 बाय ओमेगा। करंट बिकम्स
1 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज, ये था। हमने क्लॉकवाइज पॉजिटिव माना है तो 2 एम्पियर था, इससे 1 एम्पियर पहली बार कब हो जाएगा, यहां। तो मुझे ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल फेज एंगल, तो साइन इनवर्स 2/√6, 2/√6, इससे ये एंगल मिला। साइन इनवर्स 1/√6, दूसरा एंगल बाय ओमेगा। एंगल कवर्ड अपॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज टाइम टेकन। ठीक है, तो एक बार आपको ग्राफ मिल गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए ग्राफ बहुत ही काम की चीज है कि हम बता पा रहे हैं कि कब कितनी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, वो ट्राई करिएगा, फिर हम लास्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। चलिए 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 1 में एक बैटरी, एक रेजिस्टर है, 0.4 मिली हेनरी का इंडक्टर है, पहले ऊपर स्टडी स्टेट थी, कैपेसिटर की नीचे स्टडी स्टेट थी। हमने दोनों स्विचेस एक साथ टॉगल कर दी और दोनों ऐसे कनेक्ट हो गए, मतलब L और C आपस में कनेक्ट हो गए। नाउ यू हैव टू फाइंड करंट एट T, चार्ज एट T, टाइम व्हेन करंट बिकम्स मैक्सिमम फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मैक्सिमम कब होगा, चार्ज बिकम्स मैक्सिमम फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, कैपेसिटर 20 माइक्रोफेराड का चार्ज टू 6 वोल्ट इज शॉर्टेड बाय एन आइडियल इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 0.8 हेनरी एट T इक्वल टू 0। फाइंड मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, एवरेज एनर्जी स्टोर्ड, मैक्सिमम एनर्जी इन इंडक्टर, एवरेज एनर्जी इन इंडक्टर। ठीक है, और चाहो तो मैं पूछ सकता हूं टाइम आफ्टर विच करंट बिकम्स मैक्सिमम। ठीक है, चलो ट्राई करो। चलो तो सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें 0.4 मिली हेनरी, तो करंट इसमें जाएगा 10/2, 5 एम्पियर, और ऐसा इसमें चार्ज होगा इस तरफ और पूरा 4 वोल्ट इस पे, तो 250 माइक्रोफेराड, तो 0.25 मिली फेराड, और वोल्टेज आया 4 वोल्ट। चार्ज इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 मिली कूलम। ये T इक्वल टू 0 की कंडीशन। ठीक है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो ओमेगा देखते हैं, इसकी तो जरूरत थी, कितना था ये, 0.4 मिली हेनरी। पता नहीं, ये मुझे ऑर्डर से समझ में आ जाएगा। 40 मिली हेनरी, तो इट शुड बी 0.4 मिली हेनरी। ये था 0.4 मिली हेनरी। ठीक है, अब हमें निकालना है एनर्जीज और ओमेगा। ओमेगा आता 1/√LC। इंडक्टर है 0.4 मिली, 10⁻³ कैपेसिटर है 0.25 मिली, तो 1/4 मिली, 10⁻³। तो 0.4 0.1, ये 0.1 बना, 10⁻³, 10⁻³ 0.1, तो 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा आ गया। अब हमें लिखना है एनर्जी, तो ½ LI स्क्वायर 0.4, 5 स्क्वायर, मिली तो सबके कट ही जाएंगे, ½ 0.25, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू ½ LI स्क्वायर, या इसी को ½ CV स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं, हाफ 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 और पॉइंट पॉइंट काट दिए, 4 × 25 का 4 गुना 100, ये भी 16 और 25, ये 2.5 16, तो ये कितना बना 40 इज इक्वल टू 4I स्क्वायर। ये डेसिमल काटा तो 5 स्क्वायर इंटू 4 100, डेसिमल काटा तो 2.5 इंटू 16
16 का 2.5 टाइम्स 40 4i²। तो i की वैल्यू आ गई 10 और 4 25 और 10 35। i की वैल्यू आ गई √35। अब वहां से हाफ सी वी मैक्स स्क्वायर निकालें तो ये बना, ये तो 100 और 40 बनेगा, लेकिन वहां बनेगा 2.5 वी मैक्स का होल स्क्वायर। 2.5 से डिवाइड करोगे तो ये 40 बनेगा, यहां 2.5 से डिवाइड करोगे तो ये 16 बनेगा, इज इक्वल टू वी मैक्स का होल स्क्वायर। तो वी मैक्स की वैल्यू √56, √56 वोल्ट। चलो, तो Q मैक्स की वैल्यू CV, कैपेसिटेंस 0.2 1/4 मिली फैराड इंटू √56। तो ये √56/4 मिली कूलम। चलो, अब देखते हैं करंट एट टाइम t। करंट की वैल्यू √35 से चालू हुई, √35 मैक्सिमम है, साइन ओमेगा 10 पे 3 √10 t प्लस 5। अब फाई निकालने के लिए करंट का ग्राफ हमें पता है √35, लेकिन करंट की अभी वैल्यू 5 है और 5 एम्पियर भी कैसी वो समझते हैं, 5 एम्पियर बढ़ने वाली या घटने वाली। तो देखिए करंट ऐसे जा रहा है तो कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा है, कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ेगा मतलब करंट कम होगा, तो ये है। और ये कितना है 5, मैक्सिमम √35, तो ये पाई माइनस साइन इनवर्स 5/√35, ये करंट की हमारी वैल्यू आ गई। और करंट की वैल्यू मिल गई तो इसका डेरिवेटिव ही, और I dQ/dt ही, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिली ना, करंट का एक्सप्रेशन मिला। हाँ, तो I की वैल्यू dQ/dt, और चार्ज का एक्सप्रेशन हम चार्ज भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू, या वोल्टेज का ग्राफ बना लो, क्या फर्क पड़ता है। वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू 4 वोल्ट है, नहीं मैक्सिमम वैल्यू कितनी है √56। वोल्टेज का ग्राफ बना रहा हूं, चार्ज में C मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी वोल्टेज है 4 वोल्ट और बढ़ रहा है, तो वोल्टेज का ग्राफ आता अक्रॉस कैपेसिटर √56 साइन ओमेगा t प्लस साइन इनवर्स 4/√56। और चार्ज का ग्राफ बनता तो 1/4 का मल्टीप्लाई कर देते Q = CV, तो 1/4 √56 साइन ऑफ एज इट इज मिली कूलम। और I को हम dQ/dt लिख सकते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करो, 1/4 √56 इंटू ये 10 पे 3 √10 बाहर आता, एक मिली कूलम का 10 पे -3 आता, एटसेट्रा 10 पे 3 10 पे -3 कट गए, तो ये बना √560/4 अंडर रूट के अंदर, तो 16 सॉरी, ठीक है। तो 4 280 √35, नहीं 4 से 140, तो 140/4 35 रूट। देखिए वेरीफाई हो गया, मतलब मैंने सही सॉल्व किया है। तो अपने आप ही चार्ज का एक्सप्रेशन निकाला, डेरिवेटिव किया, करंट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो भी पूछा था कि चार्ज कब मैक्सिमम होगा, तो चार्ज कब मैक्सिमम होगा जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा, यहां। तो चार्ज मैक्सिमम कब होगा, उसका टाइम, ये लेंथ कितनी है √56, ये 4, तो ये वाला π/2 माइनस साइन इनवर्स 4/√56/ω 10³ √10, ये आंसर है चार्ज कब मैक्सिमम होगा। करंट कब मैक्सिमम होगा ये नहीं कहा किस डायरेक्शन में, तो हम यहां तक, ये मैग्नीट्यूड करंट का मैक्सिमम हो गया। और करंट मैक्सिमम कब हो गया, तो मुझे यहां से यहां चाहिए, ये 5 है, ये √35, तो साइन इनवर्स 5/√35 प्लस ये लेंथ π/2,
बाय ओमेगा 10 क्यूब रूट 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम सब कुछ निकाल पाए इस चीज का, इस वाले केस में। नेक्स्ट बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, अ कैपेसिटर इज चार्ज टू 6 वोल्ट। तो 20 माइक्रोफेराड को 6 वोल्ट से चार्ज किया और हमने इंडक्टर से शॉर्ट कर दिया, मतलब इनिशियली इंडक्टर में करंट 0 है। तो मैक्सिमम करंट इन इंडक्टर हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर, जब पूरी की पूरी कैपेसिटर की एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इंडक्टर है 0.8 हेनरी, करंट मैक्स नहीं पता, कैपेसिटेंस है 20 माइक्रो फेराड, वोल्टेज 6 वोल्ट। तो आई मैक्स की वैल्यू 200 बाय 0.8, 25 इंटू 36 इंटू 10 पे -6। तो आई मैक्स का स्क्वायर, तो आई मैक्स की वैल्यू यहां 5 यहां 6, 30 मिली एम्पियर। तो आई मैक्स की वैल्यू आ गई 30 मिली एम्पियर। तो इसमें मैक्सिमम करंट आएगा 30 मिली एम्पियर। मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो इनिशियल एनर्जी ही तो मैक्सिमम एनर्जी है। तो पहले का आंसर 30 मिली एम्पियर। मैक्सिमम एनर्जी यही हाफ सी वी स्क्वायर है, 20 माइक्रो इंटू 6 स्क्वायर मैक्सिमम। तो ये बना 10 माइक्रो इंटू 36, 360 माइक्रो जूल कैपेसिटर की एनर्जी। इंडक्टर की एनर्जी मैक्सिमम पूछी है, तो हम हाफ एल आई स्क्वायर लिख सकते हैं। इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है 0.8, करंट की 30 का स्क्वायर इंटू 10 पे -6, 0.4 इंटू 900 इंटू 10 पे -6, 360। और ये इत्तेफाक नहीं बराबर आना, जो कैपेसिटर की मैक्सिमम एनर्जी होगी 360, वही तो इंडक्टर की मैक्सिमम एनर्जी होगी। एवरेज एनर्जी, तो कॉमन सेंस से सोचिए कि वही एनर्जी दोनों में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सिमिट्री है, कभी ये ले रहा है कभी ये ले रहा है, टोटल तो 360 है। तो अगर कैपेसिटर की एनर्जी दी है तो हम इंडक्टर की एनर्जी डायरेक्टली बची हुई लिख सकते हैं। जैसे हमसे कहा होता कि जब इसकी 120 माइक्रोजूल है तो इसकी कितनी है, सीधे 240 माइक्रोजूल, क्योंकि टोटल तो 360 है। इसका मतलब ऑन एन एवरेज दोनों के पास 180 माइक्रोजूल और 180 माइक्रोजूल एनर्जी स्टोर्ड है। आधी आधी एनर्जी ऑन एन एवरेज दोनों के पास है, क्योंकि दोनों का ही देखिएगा करंट का ग्राफ ऐसा है टाइम के साथ, तो एनर्जी आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो एनर्जी का ग्राफ ऐसा बनेगा। ऐसे ही कैपेसिटर में वोल्टेज का साइनसोइडल है, वी स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता, तो दोनों के ग्राफ एक से हैं, तो दोनों का एवरेज बराबर आएगा, एवरेज बराबर आएगा और सम 360 है, तो आधा आधा आएगा। नाउ टाइम व्हेन करंट बिकम्स मैक्सिमम, बिल्कुल आसान। इनिशियली करंट 0 है, चार्ज मैक्सिमम है, इसका मतलब चार्ज का ग्राफ ऐसा है टाइम के साथ और करंट का ग्राफ ऐसा है। सोचो, करंट 0 से चालू हो रहा है, स्टैंडर्ड साइन, चार्ज मैक्सिमम से चालू हो रहा है, ये करंट मैक्सिमम कब होगा इस इंटरवल में, और ये इंटरवल कुछ और नहीं, सीधे T/4 है। तो लास्ट का आंसर आ गया T/4 और टाइम पीरियड 2π√LC/4 निकाल लेना। ठीक, हां, तो इसमें t = 0 पे चार्ज 0 है, करंट 0 है। मैं जो अलग केस डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि हमने अभी तक स्टैंडर्ड केस की बात की कि सीधे कैपेसिटर और इंडक्टर आपस में कनेक्टेड है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। अब हमने एक और ऑब्जेक्ट डाल दिया यहां, बैटरी। तो t = 0 पे कैपेसिटर पे भी कोई चार्ज नहीं, इंडक्टर पे कोई करंट नहीं। अब हमें बात करनी है इसके बारे में। ठीक, चलो, तो अब हम डिस्कस करते हैं इसमें। तो हमें डिफरेंशियल बनानी पड़ेगी। तो किसी भी टाइम पे हमने माना करंट गया I, तो इस पे आया चार्ज, करंट ऐसा जाता तो चार्ज इस तरह आता,
इस पे बैटरी बनती ऐसी माइनस एल डी आई बाय डी टी की, ये बनती बैटरी V, हम ऐसे मूव कर रहे हैं। तो हमारी डिफरेंशियल बनती Q बाय C का ड्रॉप एल डी आई बाय डी टी ये प्लस V इक्वल टू 0, ये बना। और बात समझ में भी आ रही है कि इन दोनों चीजों का ड्रॉप मिलके बैटरी के बराबर है, लेकिन यहां Q और I है। बड़ी अच्छी बात है कि करंट हमारा चार्ज बढ़ा रहा है तो I की वैल्यू dQ बाय dt है। तो डिफरेंशिएट करो तो वोल्टेज का डेरिवेटिव तो 0 है, Q की वैल्यू तो 1/c dQ बाय dt प्लस L d2I बाय dt स्क्वायर, ये बना। और dQ बाय dt ही तो I है, तो d2I बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस I बाय एल सी। ये तो फिर से वही इक्वेशन बन गई। तो करंट I की वैल्यू I मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एंड ओमेगा इज स्टिल 1/√LC। ओमेगा अभी भी 1/√LC के बराबर है। तो I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा 1/√LC है, I का एक्सप्रेशन तो वही आया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं I का एक्सप्रेशन वही आया, तो Q की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। तो Q मैक्स कब होगा, किसी चीज का मैक्सिमम मिनिमा मतलब dQ बाय dt 0, और जब चार्ज का डेरिवेटिव 0 होगा दैट मींस जब करंट 0 होगा। ठीक है, लेकिन यहां इक्वेशन में करंट 0 तो कहीं दिख नहीं रहा है कि करंट 0 हम छापें कहां, क्योंकि करंट का तो यहां फंक्शन नहीं मिला। कोई बात नहीं, अभी देखेंगे। पहले देख लेते हैं I मैक्स 0 है, I मैक्सिमम है, मतलब di बाय dt 0 है, और di बाय dt 0 है तो di बाय dt तो यहां छाप सकते हैं, तो Q की वैल्यू हमारी CV है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज देखिए, I मैक्सिमम पे चार्ज 0 नहीं है इस बार, क्योंकि पिछली बार हम सॉल्व कर रहे थे तो V की जगह वैल्यू 0 थी, तो I मैक्सिमम पे चार्ज 0 हो जा रहा था। लेकिन अगर ऐसा होता तो I 0 पे भी चार्ज 0 है, फिर तो गड़बड़ हो जाता। तो ये क्वेश्चन अलग है। यहां I मैक्सिमम करने पे चार्ज CV आया, I 0 करने पे चार्ज मैक्सिमम आएगा, वो जितना भी है। ठीक है, तो करंट का एक्सप्रेशन हमारा ये बना, चार्ज का एक्सप्रेशन इसका इंटीग्रेशन बनेगा, क्योंकि इस बार चार्ज डिफरेंशिएशन के टर्म में नहीं लिख पाए, हालांकि हम यहां छाप सकते हैं वैसे। तो यहां से V की वैल्यू Q बाय C प्लस di बाय dt I नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ऐसा लिख सकते हैं। तो Q की वैल्यू CV प्लस समथिंग, तो Q की वैल्यू आई CV, यहां di बाई dt, I का डेरिवेटिव, I हमारा कुछ ऐसा बना, इसका डेरिवेटिव di बाई dt किया और इसमें छाप दी। तो ये बना V इक्वल टू Q बाय C प्लस दिस, CV इधर गया तो Q इक्वल टू CV माइनस दिस टर्म माइनस I नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। और बड़ी अच्छी बात है, फाई हमें पता है क्योंकि t इक्वल टू 0 पे करंट 0 था। t इक्वल टू 0 पे क्वेश्चन में कहा है कि करंट 0 है, ये देखें। तो यहां फाई की वैल्यू कितनी आ गई 0, और ये बना I नॉट साइन ओमेगा टी। इस केस में फाई की वैल्यू आ गई 0, तो फाई 0 यहां छाप सकते हैं, तो फाई 0 यहां छाप सकते हैं, तो माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और I नॉट ओमेगा की वैल्यू, अभी I नॉट की वैल्यू शायद हमने निकाली नहीं है, I मैक्स की वैल्यू, तो ये बना। तो चार्ज का फंक्शन साइनसोइडल तो है, कुछ कांस्टेंट है, फिर साइनसोइडल कुछ आया। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछा होता कि I मैक्स की वैल्यू कितनी आई,
तो आई मैक्स के समय हमें चार्ज की वैल्यू पता है सीवी है। जब करंट मैक्सिमम है तो उस समय चार्ज सीवी हमें पता है, तो इसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वैसे दिख रहा है कि ये वैल्यू सीवी बन जाएगी। ठीक, अब हमें इसमें एपरेंट एक कंडीशन मिसिंग सी लग रही है, तो पहले हम वो कंडीशन बना लेते हैं, क्योंकि यहां वर्क एनर्जी थ्योरम दिख जाती तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती। और वर्क एनर्जी थ्योरम कितनी आसान है, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर डेल्टा एनर्जी ऑफ इंडक्टर। लिख सकते हैं बैटरी का वर्क कितना है क्यू वी, कैपेसिटर की एनर्जी क्यू स्क्वायर बाय 2c, इंडक्टर की एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर। ये है वर्क डन बाय बैटरी, कैपेसिटर की एनर्जी, इंडक्टर की एनर्जी। अब हमें जो निकालना था, अगर हमसे पूछा होता बताओ टोटल चार्ज कितना होगा या करंट आई नॉट की वैल्यू, तो हमसे पूछा आई मैक्स कितना होगा, तो हमने कहा जब आई मैक्स होगा उस समय डी बाई डी टी जीरो होगा, डी बाई डी टी जीरो होगा, तो क्यू की वैल्यू सीवी होगी, क्यू की वैल्यू सीवी होगी। और क्यू की वैल्यू सीवी इस इक्वेशन में छाप दूं, क्यू की वैल्यू सीवी इस इक्वेशन में छाप दूं, तो सीवी इंटू वी, सीवी का होल स्क्वायर बाय 2c, हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर, सीवी स्क्वायर बाय 2, ये हाफ सीवी स्क्वायर बना, एल आई मैक्स का होल स्क्वायर, और ये अगर नीचे ले आऊं तो हाफ से हाफ कट गया, सॉरी, तो ये C बाय एल अंडर रूट वी, ये करंट मैक्सिमम आ गया। रटने की जरूरत नहीं है आंसर्स को, आपको आंसर याद नहीं करना है, बस आपको यह समझना है कि हमारे पास दो एनर्जी कौन सी है। एक वर्क एनर्जी थ्योरम, किसी भी समय चार्ज क्यू फ्लो किया तो बैटरी ने वर्क किया क्यू ही, इसके पास आया क्यू स्क्वायर बाय 2c, इसके पास आया हाफ एल आई स्क्वायर। दूसरा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये दो इक्वेशन हमारी है। अब हमसे पूछा करंट मैक्सिमम कब होगा, तो हमने कहा मैक्सिमम मिनिमा से डेरिवेटिव जीरो, और डी आई बाई डी टी इसमें जीरो छापो, क्यू की वैल्यू मिल गई, क्यू की वैल्यू इसमें छापो, आई मैक्स मिल गया, ये मिला। दरअसल प्लस माइनस में मिले हैं, करंट की वैल्यू प्लस माइनस मिली है क्योंकि क्वाड्रेटिक आई, मतलब करंट इसके मैक्सिमम से इसके मिनिमम के बीच में लाई करेगा। तो ये पहला डिस्कशन आया करंट, और करंट का ग्राफ ऐसा है, और करंट जीरो से चालू कर रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम आए, तो ये रूट सी बाय एल भी है, ये माइनस रूट सी बाय एल भी है। दूसरा पूछा चार्ज का मैक्सिमा, अब चार्ज का मैक्सिमा कितना है, तो आई डी क्यू बाई डी टी था, तो चार्ज मैक्सिमम मतलब डी क्यू बाई डी टी जीरो, इसका मतलब करंट जीरो। और ये करंट की वैल्यू यहां तो नहीं छाप सकते, यहां डी आई बाई डी टी छापते, करंट की वैल्यू इस इक्वेशन में तो छाप सकता हूं, और इस इक्वेशन में छापूं तो क्यू वी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस हाफ एल आई स्क्वायर। तो क्यू वी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c, एक क्यू से एक क्यू कटा, तो एक क्यू इक्वल टू जीरो सॉल्यूशन आया, एक क्यू इक्वल टू 2c भी आया। तो दरअसल ये मिनिमम चार्ज है और ये मैक्सिमम चार्ज है। तो इस बार चार्ज का ग्राफ टाइम के साथ जीरो से चालू हो रहा है और 0 से 2cv के बीच में है, तो ये ऑक्सीलेशन 0 से 2cv के बीच में है। तो ये कॉस का फंक्शन ये बना, तो q की वैल्यू आई cv माइनस cv कॉस ओमेगा टी। ये ग्राफ सोच लो, यही लिखा है, t इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा, और जब ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, ये माइनस cv से cv के बीच में होगी, तो ये 0 से 2cv के बीच में होगा। तो चार्ज का ग्राफ दरअसल ऐसा है, साइनसोइडल है लेकिन एक कांस्टेंट के साथ, करंट अभी भी वैसा ही है। तो इसमें शायद ग्राफ तो नहीं आएंगे, लेकिन यह जरूर आ सकता है कि करंट मैक्सिमम कब होगा, चार्ज मैक्सिमम कब होगा। यहां टेक अवे पॉइंट है कि
ओमेगा वही आया। ओमेगा हमारा अब भी वही आया। इसको क्वेश्चन की तरह ट्रीट करिए, बस एक्स्ट्रा चीज क्या रिमेंबर करनी है आपको, ओमेगा 1/√LC आया। ठीक है, और अभी भी अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन है क्योंकि एनर्जी कहीं लॉस नहीं हो रही है, रेजिस्टेंस कहीं नहीं है, तो एनर्जी लॉस कहीं नहीं है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। ठीक है, और एक्सप्रेशन ऐसा बना। ये एक्सप्रेशन आपको सोचना है तो आप करंट को इंटीग्रेट कर दो, करंट का फंक्शन साइन ओमेगा टी है, इसको इंटीग्रेट करते तो सम कांस्टेंट प्लस आता, टी इक्वल टू 0 पे 0 की कंडीशन लगा देते, आंसर आ जाता। ठीक है, या आप आई का एक्सप्रेशन उठा के इसमें छाप दो। आई मिल चुका है, आई किसी भी टाइम पे हमें पता है √C/L भी साइन ओमेगा टी प्लस 550। ये पूरा का पूरा उठा के इसके अंदर छाप दो, सीधे क्यू मिल जाएगा इतना। ठीक, हाँ, अब ये मैंने सिखाया क्यों ये बताता हूं। ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, यहां खास चीज ये है कि ये अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन है और फ्रीक्वेंसी वही है, तो यहां पे जो करंट आया, अल्टरनेटिंग करंट पैदा हो रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC है। ठीक है, अगर इसी में रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होता, अगर कैपेसिटर होता, इंडक्टर होता, रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होता, तो शायद ही आप हार्डली सरप्राइज हो, ये कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, डैंपिंग हो जाएगी और एनर्जी लॉस हो जाएगी। लेकिन अगर इसी में मैं बैटरी लगा दूं, अगर मैं बैटरी लगा दूं तो एनर्जी लॉस होगी, लेकिन बैटरी उसको कंपेंसेट कर देगी, तो मतलब एनर्जी, बैटरी का सोर्स हमारे पास मौजूद है, बैटरी का, तो ये बैटरी वर्क कर सकती है, तो बैटरी हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देगी, कैपेसिटर को बार बार चार्ज करने का काम करेगी। ठीक, तो अगर हम बैटरी लगा दें तो वो कैपेसिटर को चार्ज करेगा और कैपेसिटर इंडक्टर आपस में एनर्जी खेल लेंगे। तो हम बैटरी ऐसी कुछ लगा सकते हैं, तो ज्यों ही यहां से कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, बैटरी वापस से इसको एनर्जी देगी, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर एनर्जी देगी। तो फिलहाल ये हमें स्टडी नहीं करना है कि एनर्जी कैसे मिल रही है, हमें यह समझना है कि ये फ्रीक्वेंसी बहुत ही काम की चीज हमें मिल गई है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी से करंट पैदा हो रहा है, और सिर्फ करंट ही पैदा नहीं हो रहा है, समझिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर है और जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है, ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का फंक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड भी B0, करंट साइनसोइडल है तो ऐसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी E0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 और शायद π/2, एक कॉस एक साइन एटसेट्रा। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों साइन का फंक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों साइन का फंक्शन है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने जनरेट कर ली, और ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारी मर्जी। तो इसका बहुत बड़ा रोल, इसका एप्लीकेशन LC ऑक्सीलेटर में, और यही हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था। हर्ट्ज ने दरअसल इंडक्टर और कैपेसिटर यूज करके यह फ्रीक्वेंसी जनरेट की थी, इसीलिए फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज आई, कि उन्होंने अपनी मर्जी से कौन सी फ्रीक्वेंसी बनानी है, L और C आप बदल दो, L और C बदलोगे नई फ्रीक्वेंसी पैदा होगी, तो कितनी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आपको जनरेट करना है, वो फ्रीक्वेंसी LC ऑक्सीलेटर से जनरेट करते हैं। ठीक है, तो दरअसल जो मैं, जैसे जिस माइक से मैं बोल रहा हूं, और ये मेरे पास डिवाइस है, ये जुगाड़ बना रखी है, इस डिवाइस के अंदर एक बैटरी है, एक L और C का ऑक्सीलेटर है। ठीक है, इसमें ऑब्वियसली ट्यूनिंग करने के लिए भी है कि L और C हम बदल सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल भेज रहा है, जो सिग्नल हमारा रिसीवर रिसीव कर रहा है। ठीक है, रिसीव कैसे करता है वो हम आगे पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट में। फिलहाल कौन सी फ्रीक्वेंसी जनरेट करना है ये इसकी मर्जी। इसके अंदर LC सर्किट है। इसका बहुत ही आसान सा आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, क्लॉक। जितनी वॉचेस या क्लॉक होती हैं उन सभी में फ्रीक्वेंसी
अब जरा समझिएगा क्यों। हमें चाहिए कि हर एक सेकंड पे इस कांटे पे एक झटका लगे, हर एक सेकंड में इस कांटे पे जो भी हमारा सेकंड का निडल है उस पे एक झटका लगेगा, मूव करेगा, अगले सेकंड में अगला, अगले सेकंड में अगला, अगले सेकंड में अगला, इस तरीके से। तो वॉच या क्लॉक के केस में होता क्या है कि सिंपली ये हमारी निडल है, इस निडल पे एक कॉइल हम कनेक्ट करते हैं, इस पे एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो इस पे टॉर्क लगाता है, ठीक है। तो इस कॉइल पे एक मैग्नेटिक फील्ड इस पे एक झटका मारता है, टॉर्क लगाता है। हम चाहते हैं वो टॉर्क हर एक सेकंड में एक बार लगे, तो क्यों ना हम इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 सेकंड टाइम पीरियड रख लें। हर एक सेकंड में एक बार ही करंट मैक्सिमम होगा और ऐसी स्प्रिंग लगाएंगे कि इस करंट पे ही वो झटका लेगी। तो हर एक सेकंड में एक बार करंट मैक्सिमम होगा, इस पे एक इंपल्स आएगी, मूव कर जाएगा, अगले सेकंड में फिर इस पे आएगा, फिर मूव कर जाएगा। तो हर वॉच में, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस में एक एलसी ऑक्सीलेटर होता है, जो ऑक्सीलेटर हर एक सेकंड में करंट की एक पल्स भेजता है, करंट का मैक्सिमा भेजता है, वो मैक्सिमा इसको ऐसे ऐसे धक्का देता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी अलार्म वॉच या कोई भी वॉच पुरानी पड़ी हो, उस वॉच को आप तोड़ के देखना, तो पीछे आपको दिखेगा एक ऐसी एक चौकोर कॉइल दिखेगी जिसमें ऐसे करंट कैरिंग ऐसा इंडक्टर दिखेगा, ठीक है। ये दरअसल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, टॉर्क बनाने के लिए है। ये मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए इसमें करंट जाएगा और उसमें एक ग्रीन कलर का सर्किट दिखेगा, उसमें एक ब्लैक कलर का ऐसा स्पॉट दिखेगा, ब्लैक स्पॉट। उस स्पॉट के अंदर आईसी होती है, टाइमर होता है, ऑक्सीलेटर होता है। उस ब्लैक स्पॉट के अंदर ऑक्सीलेटर होता है, एलसी ऑक्सीलेटर। ऑब्वियसली बैटरी से कनेक्टेड होगा, बैटरी इसको एनर्जी सप्लाई करेगी, ये एनर्जी से करंट भेजेगा, करंट इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इस पर टॉर्क लगाएगा और निडल मूव कर जाएगी। तो क्लॉक में तो शायद आपको कभी सरप्राइज हुआ हो कि कैसे इसको पता कि 1 सेकंड हो गया और अब इसको मूव कराना है। तो वो 1 सेकंड कैसे पता? इंडक्टर और कैपेसिटर को पता है, ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन से हम फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं और वो फ्रीक्वेंसी इस तरह लेते हैं कि इवन ये नहीं, हमें कहीं भी हमें पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद करंट जनरेट करना है, यहां यूज कर सकते हैं। जैसे एलसी ऑक्सीलेटर में यहां ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाने के लिए आप इसको यूज कर लो, या आप किसी इंटरवल पे टॉर्क लगाने के लिए यूज कर ले, कहीं भी यूज कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो डेली लाइफ में काफी यूजेस हैं, ये हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स स्टडी करेंगे, तो हम और यूजेस के बारे में बात करेंगे इसके। फिलहाल एक यूज समझ में आया कि आप करंट को साइनसोइडल बना सकते हैं, अपनी मर्जी से फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, बशर्ते एल और सी आप प्रॉपरली सेट कर लो। चलो एक क्वेश्चन करो। एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस सी वोल्टेज V से चार्ज कर रखा है, 3C अनचार्ज्ड है, इंडक्टर है, ये स्विच है, t=0 पे स्विच क्लोज किया। अब आपको क्या एज्यूम करना है, मानना है कि यहां से चार्ज Q फ्लो कर गया, तो इस पर प्लस माइनस Q आ गया, इसका CV माइनस Q हो जाएगा और करंट I मानना, ठीक है। तो पहला राइट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, क्या आएगी, KVL लगा के, वर्क एनर्जी थ्योरम कॉमन सेंस लगा के लिखो, यूजिंग 1 एंड 2 इन दोनों को यूज करके I मैक्स Q मैक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कि इनका यूज करके करंट मैक्सिमम, चार्ज मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, जो भी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होगी, ठीक है। ट्राई करो, घबराओ मत, इक्वेशन लिखो, अपने आप ये मैथ्स का क्वेश्चन समझ के सॉल्व करिए, अपने आप आंसर मिलते जाएंगे। चलो तो सॉल्यूशन देखते हैं। चलो, तो इस पे हमने माना किसी भी समय CV था, Q फ्लो कर गया, तो इस पे आ गया कितना, Q, यहां से करंट है I, यहां इंडक्टर है L, यहां कैपेसिटेंस है 3C। अब हमें इक्वेशन लिखना है, तो यहां से चलो, तो CV माइनस Q बाय C का इंक्रीमेंट, करंट की डायरेक्शन में माइनस L DI बाय DT, ये हमें पता है इसके लिए, तो माइनस L DI बाय DT।
और इसका Q बाय 3C डिक्रीमेंट इक्वल टू 0। एक इक्वेशन, एक वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहां देखिएगा इन तीनों एनर्जी का सम कांस्टेंट है और कितना, जो उसके पास पूरी एनर्जी उसी के पास तो थी, तो हाफ CV स्क्वायर इक्वल टू CV माइनस Q का होल स्क्वायर बाय 2C प्लस इसके पास एनर्जी Q स्क्वायर बाय 3C, इंडक्टर के पास एनर्जी हाफ L I स्क्वायर। दो इक्वेशन, और दरअसल एक और है I ही प्लस dQ बाय dt। इस Q का ग्रोथ ही करंट I है, इस Q का रेट ऑफ चेंज करंट I है। हां, इसके रेट ऑफ चेंज का नेगेटिव भी I है, तो इसका रेट ऑफ चेंज का नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाते, ये मर जाता डेरिवेटिव में, अपने आप ही यही बनता। तो I ही dQ बाय dt है। और दूसरा कैसे लिखा, इसी की एनर्जी तो इन तीनों में बट रही है, और तो कोई है नहीं। चलो, यूजिंग 1 and 2 फाइंड I मैक्स। तो पहला I का मैक्सिमा और मिनिमा जो भी है ये सॉल्व करते, तो di बाय dt इस समय 0 होता, और di बाय dt 0 होता तो ये इसमें छाप दो, तो di बाय dt की वैल्यू 0, तो CV माइनस Q बाय C di बाय dt की जेल Q बाय 3C इक्वल टू 0, C से C कटा, 3 इधर आया, 3 इधर आया, Q की वैल्यू आ गई 3CV बाय 4। और ये 3CV बाय 4 अगर मैं इस इक्वेशन में छाप दूं, तो हाफ CV स्क्वायर प्लस इक्वल टू 3CV बाय 4 होल स्क्वायर बाय 2C, 3CV बाय 4 होल स्क्वायर बाय 3C बाय 3C, 2 इंटू 3C होना चाहिए, हाँ 2 इंटू 3C, 6C प्लस हाफ LI स्क्वायर, ये बनता। तो मैक्सिमा या मिनिमा इससे मिलेगा। चलो देखते हैं ये कितना बना, हाफ CV स्क्वायर, तो ये कंबाइन करने पे 3CV स्क्वायर बाय 8 ये बना, इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। सॉल्व करके चेक कर लें, सी ठीक है। यहां से 1/4 बनता, 16 और 2 32, 3 यहां से बनता 9, Q की वैल्यू 9/16, 3/32, 4/32, 1/16, सही है। चलो हाफ LI स्क्वायर, तो करंट I की वैल्यू आ गई प्लस माइनस में 3/4 C बाय L V, और ये प्लस माइनस में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि I मैक्स प्लस है तो I min माइनस है, मतलब ये I का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 3C बाय L 4L अंडरस्कोर V प्लस माइनस में। तो करंट का ग्राफ तो वाकई में प्लस माइनस ऐसा है। सेकेंड पार्ट, चार्ज का मैक्सिमा चाहिए, चार्ज का मैक्सिमा दैट मीन्स dQ बाय dt हमें 0 करना है, और dQ बाय dt 0 करना मतलब करंट 0 करना, और ये तो यही छाप दो करंट 0, तो ये बनता हाफ CV स्क्वायर इक्वल टू CV माइनस Q का होल स्क्वायर बाय 2C प्लस Q स्क्वायर बाय 6C, तो 2 काटा तो यहां आया 3, C इधर भेजा तो ये 3C, तो CV स्क्वायर, तो C स्क्वायर V स्क्वायर CV माइनस Q का होल स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बाय 3। इसको खोलो, C स्क्वायर V स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2Q CV Q स्क्वायर बाय 3, ये बना C स्क्वायर V स्क्वायर कट गया, तो यहां से Q स्क्वायर 4Q स्क्वायर बाय 3
इज इक्वल टू 2Q CV। तो Q की वैल्यू एक तो 0 मिली, एक Q की वैल्यू 0 मिली, एक 6/4 3CV/2 ये Q की वैल्यू मिली। तो Q की एक मिनिमम है, एक मैक्सिमम है। तो Q का ग्राफ करंट का ऐसा था, लेकिन Q का ग्राफ ऐसा है। Q की वैल्यू 0 से मैक्सिमम 3CV/2 के बीच में। यह ठीक है। तो इसका चार्ज हमें मिल गया किस किस के बीच में है। तो ऑक्सीलेशन तो हर जगह हो रहे हैं, तो करंट ऑक्सीलेट कर रहा है और इसके चार्ज का ऑक्सीलेशन पहले ये 0 था, तो ऑब्वियसली इनिशियल कंडीशन ही 0 है, तो इस पे था C। अब एक कंडीशन आई जब इस पे चार्ज आ गया 3CV/2, तो इस समय पे इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, CV से 3CV/2 फ्लो किया, CV/2। तो इसका चार्ज 0 से 3CV/2 के बीच में, इसका चार्ज -CV/2 से CV के बीच में है। ये इसका चार्ज है। ऑब्वियसली ये CV - Q आप सीधे भी छाप सकते थे। तो चार्ज ऑक्सीलेट कर रहा है, इसका ऑक्सीलेट कर रहा है इन दो के बीच में। करंट की वैल्यू हमें पता चल गई, मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में ऑक्सीलेट कर रही है, और करंट का मैक्सिमम मिनिमम वो है। तो हम अब तीनों के ग्राफ बना सकते हैं। तो चार्ज ऑन 3C ये किन दो के बीच में ऑक्सीलेट कर रहा है, 0 से चालू किया और मैक्सिमम है 3CV/2। चार्ज ऑन C इस पे प्लस CV से चालू किया, लेकिन -CV/2 पे है। ये CV से चालू किया, -CV/2 के बीच में। करंट का मैक्सिमा मिनिमा बराबर हैं करंट के, और कहां से चालू किया करंट, 0 से, तो +3/4 CV, ये C/LV, और ये -3/4 C/LV, ये आंसर। ठीक है। तो ग्राफ तो डिटेल में शायद नहीं आएंगे, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाउ टू राइट डिफरेंशियल, और हम उन डिफरेंशियल से वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लिख रहे हैं कॉमन सेंस से, और करंट मैक्सिमम मतलब क्या करना है, चार्ज मैक्सिमम मतलब क्या करना है। ऑटोमेटिकली सॉल्व करोगे, आंसर मिल जाएंगे। और आपको दो रेंज मिल गई, उनके बीच में साइन का ग्राफ बना देना। ये तो तय है साइन का ग्राफ बनेगा। एक और चीज पूछी थी इसमें, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। तो इसके लिए जो ये इक्वेशन है, मैं इसी को डिफरेंशिएट कर दूं। डिफरेंशिएट करता तो CV/C तो निपट जाता, -dQ/dt/C -LD2I/dt² माइनस Q का डेरिवेटिव dQ/dt/3C। dQ/dt ही करंट I है, तो I/C ये कंबाइन कर लो, तो LD2I/dt² इज इक्वल टू -I 1/C + 1/3C, और ये बना d2I/dt² इज इक्वल टू -I 1/C और 1/3C, 4/3C इंटू L, तो d2I/dt² इज इक्वल टू -I/C इक्विवेलेंट L, और C इक्विवेलेंट कितना आया, 3C/4, और 3C/4 क्या है, C और 3C का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो वंस अगेन टाइम पीरियड 2π√L C इक्विवेलेंट, और C इक्विवेलेंट इज सिंपली 3C/4, इनका कॉम्बिनेशन। वो अपने आप समझ में आ गया, 1/, करके जुड़े, सीरीज में जुड़ते, तो ये आंसर आ गया कि ये SHM करेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी वैसे ही निकल आएगी। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि हम इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। बेसिकली इक्वेशन बना रहे हैं, घबराइए मत, इक्वेशन बनाइए और वैल्यू छापिए। ठीक है। जितना आप मैथमेटिकली समझोगे उतना इसमें ज्यादा आसानी होगी। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए आपको सिर्फ एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, ऑन एन एवरेज एनर्जी दोनों के पास बराबर है, आधी आधी है। ठीक।
ठीक है, कभी मैग्नेटिक कभी इलेक्ट्रिकल है, बाकी सिमुलेशन से खेल लोगे तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है, इसके बाद तो टॉपिक ज्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, बस ये टॉपिक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक था, और पिछला मैग्नेटिक्स जो कि काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो अच्छे से करिएगा और मेहनत करिए। ठीक है, टाइम को यूटिलाइज करिए। चलो, बहुत दिन से स्टोरी नहीं आई, तो मैं स्टोरी तो नहीं सुना रहा हूं, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। एक बार कम से कम 6-7 साल पुरानी बात होगी, मेरे पिताजी गांव से आए। उस समय हमारे यहां आए तो यहां मेला भरा हुआ था, तो ग्वालियर में मेला था, तो मैंने भी टाइम निकाल के कहा पिताजी से कि चलिए मेला देखने चलते हैं। मैं भी साथ में हो लिया कि मैं इस बहाने उनके साथ टाइम स्पेंड कर लूंगा। तो मैं पिताजी के साथ मेला गया, तो मेले में हमने चीजें घूमते रहे, फिर अचानक आते आते जब हम एग्जिट पे आ रहे थे तो देखा एक 7D लगा हुआ था, 7D सिनेमा, मॉडर्न सिनेमा। तो मुझे पता था, मेरे पिताजी ने कभी थिएटर भी नहीं देखा, उनको शौक नहीं मूवीज देखने का, कुछ कभी थिएटर उन्होंने देखा नहीं, वैसे भी गांव से बिलोंग करते हैं, कभी थिएटर नहीं देखा उन्होंने। तो मैंने कहा इस बार उनको ये एक्सपीरियंस देते हैं, मैंने सोचा कि, तो मैं जबरदस्ती पिताजी को ले गया। तो हम 4-5 लोग थे, तो मैं पिताजी को ले गया कि अपन ये शो देखते हैं। पिताजी ने हेजिटेट किया, मैंने कहा 10 मिनट का है, 10 मिनट में क्या जा रहा है, आप बस बैठे रहिएगा। अब जो ही मैं एंटर किया तो मैंने 5 टिकट मांगे, और एक टिकट 150 रुपए का था, और मैंने पूछा ड्यूरेशन कितना है, बोले 10 मिनट। का 10 मिनट मतलब 150 रुपए का 10 मिनट, ये तो एक्सट्रीमली महंगा है। कि 150 रुपए के हिसाब से 500-750 रुपए हम 10 मिनट में खर्च कर देंगे और मिलेगा कुछ नहीं। और खासकर जो 3D है, मुझे तो पता है ना वो कैसे काम करता है, कि एक विजन इस आंख पे आ रहा है, एक इस आंख पे आ रहा है, साइंटिफिकली पता है, और इसके लिए मैं 750 रुपए खर्च कर दूं, मुझे काफी महंगा लगा कि ये तो बहुत ही महंगा है। लेकिन चूंकि मैं कमिट कर चुका था सब लोगों से कि चलते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने 750 रुपए के 5 टिकट लिए। अब जो ही हम अंदर गए तो अंदर देखा वही घिसी पिटी मूवी लगी हुई थी, डायनासोर वाली, डायनासोर मूव कर रहा था एटसेट्रा। अब मुझे तो चूंकि 3D का एक्सपीरियंस है और मुझे उसके पीछे की साइंस पता है, तो मैं सिंपली उस दौरान बस टाइम पास करने के लिए कभी चश्मा सीधे लगा लूं, कभी उल्टा लगा लूं, कभी चश्मा हटा दूं, बस यही देखूं। तो मैंने कहा अरे यार 10 मिनट करूंगा क्या। अब जो ही मैं ये इधर उधर देख रहा था, अचानक मैंने देखा कि बगल में मेरे पिताजी बैठे हुए हैं, और उनके फेस एक्सप्रेशन मैंने देखा, एकदम से उन्होंने देखा वाओ, ये एकदम से सामने आ गया, और बार बार कुछ भी हो लगातार उनके चेहरे पे स्माइल दिखती गई, क्योंकि उनके लिए वो एक्सपीरियंस बहुत ही औसम था। उनको पीछे की साइंस से लेना देना नहीं था, उनके लिए एक्सपीरियंस औसम था कि बिल्कुल चीजें सामने आ रही हैं, और वो बार बार कुछ भी अच्छा दिखे एकदम से खुश हो जाए। अब मैंने अगले जो 6-7 मिनट थे मैंने उधर नहीं देखा, मैं अपने पिताजी को देखता रहा कि मेरे फादर लगातार उसको देख के स्माइल करते जा रहे थे, और मैं उनके चेहरे को देख के अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि यही स्माइल तो चाहिए थी मुझे। और इस स्माइल के लिए तो कीमत 750 क्या, लाखों करोड़ों भी लगा सकते थे। मेरे लिए शायद तब भी वो महंगा सौदा नहीं होता, क्योंकि उस 10 मिनट में जो उनका फेस एक्सप्रेशन था, चीजों को देख के स्माइल कर रहे थे और लगातार खुश हो रहे थे, वो आज भी जब मैं सोचता हूं तो गूसबम्प वाली फीलिंग आती है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके चेहरे पे स्माइल दी। और मैं वहां से घर आया, लगातार मैं बहुत ही खुश था कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो देखिए कि खुशी लाने के लिए, अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा कि आपको ऐसा करो कि आप IIT में अंडर 10 लाओगे, अंडर 1000, अंडर 100 लाओगे तभी कुछ होगा, या आप कोई बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करोगे तभी उनके चेहरे पे खुशी आएगी। नहीं, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढिए। ऐसे प्राउड मोमेंट, जरूरी नहीं वो मोमेंट प्राउड हो, किसी भी तरह आप अपने पेरेंट्स को खुशी दे रहे हो। अभी तो फिलहाल आपके पास प्राउड मोमेंट वाला मौका है कि आपकी वजह से वो कितना प्राउड फील करेंगे, वो भी तो एक खुशी है। आप रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं उनसे, ये भी एक खुशी है।
आप उनसे चीजें शेयर कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, इवन पढ़ने का नाटक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जिससे उनको खुशी मिले। और ये करके देखिए, आपको एक अंदर से बहुत ही शांति लगेगी, आपको अंदर से बहुत ही पॉजिटिविटी आएगी कि हमारा कुछ वर्थ है इस दुनिया में। तो प्लीज ऐसे काम करिए जिससे आपके पेरेंट्स को खुशी मिले, ठीक है। और छोटे छोटे मौके आपको कई बार मिलेंगे, ठीक है। ये बस लाइफ का, आप समझिए कि ये लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी आप कहीं बुरी स्थिति में फंस जाए, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मैं कौन सा डिसीजन लूं, हमेशा सोचिए अपने पेरेंट्स को कि आपका डिसीजन उनके चेहरे पे स्माइल लाएगा या शिकन लाएगा या दुख लाएगा। बस अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये डिसीजन उनके चेहरे पे स्माइल लाने वाला है, मतलब वो डिसीजन 100% सही है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो पक्का डिसीजन सही है। तो लाइफ में कोई भी स्टेप लीजिए, ये जरूर सोचिए कि मेरे स्टेप के बाद मेरे पेरेंट्स के चेहरे पे एक्सप्रेशन कैसे आने वाले हैं, ठीक है। वही उस स्टेप की कीमत है। तो हाल फिलहाल मेहनत करिए अच्छे से, यही आपका काम है, ठीक है। आपके पेरेंट्स आपके लिए इतने एफर्ट लगा रहे हैं, तो आप कम से कम उनको पे बैक इस फॉर्म में करिए कि आप ईमानदारी से मेहनत करिए, अपनी कोशिश पूरी करिए। कोशिश करोगे तो रिजल्ट आएगी। इस रिजल्ट के लिए आपको ऐसा नहीं चाहिए कि बहुत 25 तरीके मोटिवेशन लेक्चर देखो और उससे रिजल्ट आएगा। सबसे बढ़िया मोटिवेशन आपके घर पे, आपके एफर्ट्स से आपके पेरेंट्स खुश हो रहे हैं, मतलब आपके एफर्ट सही, और रिजल्ट आएगा ही, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो बस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करिए, कोई दिक्कत आए हमसे हेल्प लीजिए, ज़्यादा प्रॉब्लम है पेरेंट के साथ शेयर करिए, हमारे साथ शेयर करिए, क्योंकि क्रूशियल टाइम आने वाला है। तो मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, वर्कलोड ज़्यादा है, लेकिन वो मेहनत सीखते हुए करिए, एंजॉय करते हुए करिए। तो मिलते हैं अपन अगले टॉपिक में।